चर्चा से हम कुछ ऐसे परिणाम प्राप्त कर सकेंगे, कुछ ऐसे निर्णयों पर पहुंच सकेंगे जिससे कि जो वर्तमान समस्या है उसका भी समाधान हो और हमारे जनपद के नागरिकों का किसी प्रकार से भी अहित न हो। धन्यवाद। मैं महाविद्यालय की प्राचार्य आदरणीय डॉक्टर से निवेदन करूंगी कि वे डॉक्टर लक्ष्मी गौतम जी का पटवार करें। केशव चौहान जी के स्वागत के लिए मैं प्राचार्य जी से डॉक्टर अशोक जौहरी जी से निवेदन करूंगी कि वे केशव चौहान जी का पटवा उठाकर स्वागत करें। इसके साथ ही हम आज की परिचर्चा को प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम मैं आदरणीय डॉक्टर लक्ष्मी गौतम जी को आमंत्रित कर रही हूँ कि आरसीए महाविद्यालय का जो ये प्रांगण है, सभागार है, यहाँ मेरी प्यारी प्यारी बच्चियां बैठी हैं। उन सबको उनके उज्जवल भविष्य के लिए और उत्तम राष्ट्र के निर्माण के लिए वो सहयोगी बने। अपनी ब्रज वसुंधरा में क्योंकि वो रहती हैं, तो यहाँ की संस्कृति के लिए वो हमेशा अपनी जीवंतता बनाए रखें। ऐसा आशीर्वाद देते हुए यहाँ जितने सभागार में बैठे हैं उन सभी बंधुवर्गों को नमन वंदन करते हुए सम्मानित मंच को मैं प्रणाम करती हूँ। साथ ही आरसीए महाविद्यालय की प्राचार्य माननीय डॉक्टर प्रीति जौहरी, प्रोफेसर प्रीति जौहरी जी का भी हृदय से सम्मान करती हूँ। इस कार्यक्रम की संयोजिका मेरी बहन, उनका भी नमन वंदन करती हूँ। और जो मीडिया बंधु यहाँ पर हैं उन सब से भी आशा और अपेक्षा करती हूँ कि जिस बिंदु के लिए हमें यहाँ बुलाया गया है, जिस प्रकरण के लिए हमें यहाँ आमंत्रित किया गया है, उस प्रकरण की आवाज को वो भली बात उठाते रहे हैं और उठाएंगे। क्योंकि सबसे पहले मुझे आमंत्रित किया गया है तो आप सभी को अच्छे से ज्ञात है, विदित है, आप सभी जानकार हैं कि वृंदावन में इस समय किस तरीके का माहौल चल रहा है। हमारे लाडले, जन जन के लाडले, विश्व प्रसिद्ध बांके बिहारी जी, मतलब जब बांके बिहारी जी की बात शुरू करती हूँ तो हृदय के उद्गार शब्दों में नहीं निकल पाते। उसे केवल महसूस किया जा सकता है, उसे केवल एहसास किया जा सकता है। क्योंकि बचपन से उनकी छांव में मेरा जन्म हुआ और शायद उनके दर्शनों का सौभाग्य, मैं अपने आप को बहुत बड़प्पन तो नहीं मानती कि जितना सौभाग्य मुझे मिला है वो मेरे जीवन के लिए, जीवन को धन्य कर देने वाला है। और शायद उन्हीं का आशीर्वाद है कि आज मैं आपके सामने यहाँ खड़ी हो पा रही हूँ। सुबह से 4 बजे 5 बजे से देरी, बहुत से लोग जागते भी होंगे यहाँ जो बैठे हैं कि सुबह 5 बजे देरी पहुंचने से लेकर रात की शयन आरती तक का जो क्रम होता था उसमें कहीं ना कहीं मेरी सहभागिता रहती थी। परंतु दुख के साथ कहना पड़ता है कि पिछले 3 या 4 सालों से ही मेरा क्रम बंद हो गया। और इसका कारण केवल यही, मैं बिंदुवार आपकी बातों को रख रही हूँ, अपनी बातों को आपके सामने, कि जब नई व्यवस्थाएं शुरू हुई तो सुबह का जो मेरा देरी होने का कार्यक्रम था वो बंद हो गया। ये मेरा सौभाग्य है कि
ब्रज की और बिहारी जी की अंचल में मैं जन्मी पली बढ़ी और वही मेरा विवाह हुआ, तो उन्हीं के छांव में मेरा जीवन भरने लगा। परंतु जब मेरे देवी दुना बंद हुआ तो मन को कष्ट हुआ और इसके पीछे केवल था कि वहाँ जो मैनेजमेंट की व्यवस्था थी, वहाँ जो गार्डन की व्यवस्था थी, वो ऐसी थी कि सामान्य जन गंगानंद के जलों को भी एंट्री करने से मना करते थे। मैंने कई बार इस बिंदु को रखा, तो पर्सनली मैं अपने लिए नहीं कहती, क्योंकि वृंदावन के और ब्रज के जितने जन हैं सब उनके लाडले प्यारे हैं। हमारे पूर्व विधायक जी बैठे हैं, प्रदीप माथुर जी, तो आप भी बिहारी जी के परम भक्त हैं और समय समय पर मेरा इनसे भेंट भी बिहारी जी के प्रांगण में कई बार हुई है। तो ये कष्ट हमारे हृदय में, हमने कई बार इस आवाज को उठाया, परंतु मुझे कष्ट है कि मेरी आवाज दबके रह गई और चूंकि मैंने उठाई तो मुझे मैनेजर साहब ने कहा कि देखिए आपको कोई परेशानी नहीं होगी, पर मेरी परेशानी की बात नहीं है, परेशानी सबकी है। वृंदावन का हर बंदा बिहारी जी का भक्त है, ब्रज का बंदा हर बिहारी जी का भक्त है, तो उसकी एंट्री में दिक्कत क्यों? बिहारी जी गोस्वामी वर्ग की जो महिलाएं हैं जो दर्शन करने जाती हैं, उनके साथ भी परेशानियां शुरू हुई। उन्होंने मुझसे संपर्क किया तो मुझे परेशानी हुई कि हम जब अपने होकर बिहारी जी से दर्शन नहीं कर सकते तो कौन करेगा। और उसका परिणाम ये आज जो इस सभागार में सभी बंधुजन बैठे हुए हैं, उसका परिणाम यही है। शुरुआत वहीं से हुई, आज की शुरुआत नहीं है, ये शुरुआत काफी पहले की है। तो हम सब जन यदि इकट्ठे होते, मैं ना शासन का विरोध कर रही हूँ ना प्रशासन का विरोध कर रही हूँ, क्योंकि शासन और प्रशासन और सरकार यदि कॉरिडोर बनाने के लिए कृत संकल्पित है, उनको बनाना है, आपको विरोध करना है या आपको सहयोग करना है, ये आपका अपना विचार है। परंतु मेरे हृदय की ये पीड़ा थी, मैंने आपके सामने रखी। मैं ये भी मानती हूँ कि बिहारी जी का कॉरिडोर बनाने से जो मेरे सामने बंधु बांधव बैठे हैं, इन सबके घर मकानों को बहुत नुकसान होने वाला है। जिनके पास केवल एक घर है, एक दुकान है, वो कहाँ जाएंगे? बिहारी जी का मंदिर है तो उनके घर का महत्व है, उनकी दुकान का महत्व है, उस परिसर का महत्व है जहाँ बिहारी जी विराजमान है। यदि बिहारी जी वहाँ विराजमान है तो स्वाभाविक है कि इनका महत्व है, तो ये कहाँ जाएंगे? ये हमें बहुत संवेदनशीलता से विचार करना है। मैं सर्वत्र निवेदन करती हूँ शासन से, प्रशासन से कि कहीं कोई बीच का रास्ता, जैसे कोर्ट में पेंडिंग है, आज भी संभवतः तारीख है हाई कोर्ट में, क्या निर्णय आता है? हम कानून को सम्मान करते हैं, कानून का जो भी निर्णय होगा उसका हृदय से सम्मान करेंगे और उसको पूरा करेंगे। परंतु हमारी भावना को, मैं तो बार बार इन बच्चों से यही कहती हूँ कि हमारे हृदय के भाव बिहारी जी सुन रहे हैं और बिहारी जी ही ऐसा निर्णय देंगे जिससे आपकी कोई हानि नहीं होगी। एक चीज और भी उठी कि बिहारी जी का मंदिर कहीं और नब्बे और भव्य तरीके से बना दिया जाए, ये हमारे लगातार उठ रही है। तो मैं समझती हूँ ये भी एक रास्ता संभव हो सकता है, क्योंकि वहाँ जो धन हानि होगी, वहाँ जो घर मकान टूटेंगे वो बचेंगे। इस मंदिर को कहीं और भव्यता से बनाकर यदि शासन, प्रशासन और सरकार स्थापित करे तो जितने मानस यहाँ सामने बैठे हुए हैं उनका नुकसान। परंतु क्योंकि बिहारी जी से इनकी रोजी रोटी जुड़ी हुई है, हर चीज एक दूसरे से लिंक है। यदि बिहारी जी से इनकी रोजी रोटी जुड़ी हुई है, अभी कोई पोशाक वाले बैठे हैं, कोई प्रसाद वाले बैठे हैं, कोई किसी का मकान है, तो फिर यदि बिहारी जी का मंदिर कहीं अन्यत्र यदि शिफ्ट होता है तो क्या वो वहां जाके उस तरीके से अपने को स्थापित कर पाएंगे? ये भी एक विचारवान प्रश्न है। बहुत से प्रश्न हैं जिनका उत्तर अभी भविष्य की कल्पना है, हम नहीं समझ पा रहे कि क्या होगा। परंतु मेरा निवेदन यही है, यहाँ जितने सम्मानित जज बैठे हैं, पूर्व विधायक महोदय से भी मेरा निवेदन है कि मेरे हृदय की पीड़ा को समझते हुए, क्योंकि मैं ब्रज की बेटी, वृंदावन की बेटी और उसी अंचल की बेटी हूँ, हम काम जाते हैं जब हमें लगता है कि कहीं तोड़ फोड़ होगी, किसी का मकान टूटेगा, किसी की दुकान टूटेगी, तो हृदय काम का है कि वो मंदिर हम कैसे देख पाएंगे। बिहारी जी बनाने वाले हैं, तोड़ने वाले नहीं। बिहारी जी तोड़ते नहीं, जोड़ते हैं। तो इन्हीं भावनाओं को ध्यान में रखते हुए मेरा शासन, प्रशासन और सरकार से करबद्ध निवेदन है कि कहीं कोई ऐसा रास्ता निकाले जिससे कम से कम नुकसान हो
और उनका जो अपना मंतव्य है और उनकी जो भविष्य की योजनाएं हैं वो सिद्ध हो। और इसके लिए बहुत से हमारे ऐसे बुद्धिजीवी बैठे हुए हैं, हमारे पूर्व विधायक जी भी बैठे हुए हैं। ऐसी कोई रास्ता निकाल कर लेकर आए कि बिहारी जी के जो मंदिर के आसपास का जो भाग है, भूभाग है, और जिसकी संभावना लग रही है, क्योंकि मैं समझती हूँ रातों की नींद गायब हो गई है लोगों की, परेशान है लोग। तो इनकी परेशानियों को वैसे तो हम तो इंसान है, दूर नहीं कर सकते, भगवान ही दूर करेंगे, श्री बांके बिहारी लाल ही दूर करेंगे। आपके हृदय की पीड़ा को वो समझ रहे हैं। पर फिर भी मैं निवेदन करती हूँ कि कहीं मध्यस्थ का रास्ता कोई निकलता है तो वो निकले, और बिहारी जी ही ऐसी बुद्धि को हमें प्रदान करेंगे। और आप निराश ना हो, हताश ना हो। आप सबका जो हृदय से लगाव है बिहारी जी से और बिहारी जी के मंदिर से, वो बिहारी जी पूरा करेंगे। बोलिए बांके बिहारी लाल की मौजूद है वो हार्डली आधे एकड़ में भी नहीं है। उस मंदिर को बड़ा कर करके 5 एकड़ में करने की इनकी प्रस्तावित योजना है। उसके साथ साथ एक कॉरिडोर बनाया जाएगा जो यमुना जी से लेकर बिहारी तक आएगा। साथ में जो वहाँ के रोड है उनको सबको 100 फुट चौड़ा कर दिया जाएगा। पर्यटन की दृष्टि से प्रतीक्षालय, VIP गैलरी, ये सारी चीजें बनाने के वहां उनका प्रस्ताव है। मैं उस शासन प्रशासन से पूछना चाहता हूँ, क्या आपने वृंदावन की भौगोलिक स्थिति के बारे में पहले इससे चर्चा की वृंदावासियों से, या उस भौगोलिक स्थिति की आपने जानकारी ली? वृंदावन की परिक्रमा 9 कोस की 9 मीटर की है, 3 कोस की परिक्रमा है, यानी वृंदावन की पेरिफेरी 9 किलोमीटर की है। इसके अंदर वृंदावन समाहित है। आप इतने बड़े पैमाने पर जो विनाश कर रहे हैं कॉरिडोर का नाम लेकर, उससे पूरा वृंदावन प्रभावित होगा। आधे से ज्यादा वृंदावन को आप खत्म कर देंगे और वृंदावन के नाम में जो वृंदावन की संस्कृति है, उसका अस्तित्व है, उसमें कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। केवल और केवल एक सेल्फी पॉइंट कॉरिडोर के रूप में आप वहां पर उपलब्ध करा देंगे। एक अट्रैक्शन का कह सकते हो कि आप अट्रैक्शन होगा केवल वहां पर कॉरिडोर के रूप में। लेकिन जो प्राचीनता है, जो उन गलियों का महत्व है, जब लोग वहां आएंगे तो उनको कुछ नहीं मिलेगा। आएंगे, ठाकुर जी का दर्शन करेंगे, चाट लस्सी वल्ले खाएंगे और वापस अपने घर। जो उनके मन में अब तक श्रद्धा रही है ठाकुर जी को लेकर, वो उनके द्वारा मिलने वाली नहीं है। क्यों? क्योंकि वो श्रद्धा उत्पन्न होती है यहाँ के माहौल से, यहाँ की कुंज गलियों से। वो कुंज गलियां ही जब नहीं रहेंगी तो आएगा क्या आदमी के मन में? एक टूरिस्ट प्लेस आया, फोटो खींचा, सेल्फी ली और देखा। तो जो वृंदावन की पौराणिक स्थिति है, उसका जो कल्चर है, जो उसकी विरासत है, हम चाहते हैं शासन प्रशासन उससे अटकेलियां ना करे, उसको तहस नहस ना करे। कॉरिडोर के रूप में आप हम पर ब्रिज के विनाश को थोपे नहीं। हम चाहते हैं कि जो ब्रिज है उसको ब्रिज की संस्कृति के रूप में विकसित किया जाए। जो भी पुरानी संस्कृति है उसको एज इट इज रखा जाए, उसके पौराणिक रूप को सहेजा जाए। विकास के नाम पे अगर आपको कुछ करना है, सबसे पहले तो हमारे यमुना महाराज जी ने ठाकुर जी से बहुत पहले किए हैं। जब ठाकुर जी का जन्म हुआ था तब से पहले की यमुना महारानी है। और आप सबको यमुना महारानी की स्थिति पता ही है। ब्रिज के घाटों के बारे में आपको सबको पता है। सब यहाँ मथुरा वृंदावन के लोग ही मौजूद है, सब ब्रिज के घाटों के बारे में जानते हैं। यमुना महारानी की क्या स्थिति है, क्या दुर्दशा हो रखी है, सब उस विषय में जानते हैं। अगर शासन प्रशासन को पहले कुछ करना ही है और अगर विकसित करना ही है ब्रज को, तो सबसे पहले तो हमारी यमुना महारानी को विकसित करेगी। ब्रज के जो घाट है उनका सौंदर्यीकरण करे, जिससे लोग आए देखे कि ब्रज के घाट भी अच्छे हैं, पुरानी स्थिति में अब मौजूद हो रहे हैं, जिससे लोगों को महसूस हो कि हाँ ये घाट उसी समय के थे जब ठाकुर जी यहाँ पर विराज करते थे, विहार करते थे, यहाँ अटकेलियां करते थे, अपनी पीड़ा करते थे। पहले उसको सहेजा जाए, फिर कभी जाके आगे बढ़े, तब देखा जाए कि वृंदावन में और किस चीज की जरूरत है। कॉरिडोर रूप में आप अगर वृंदावन का विनाश करना चाहते हैं तो कोई ब्रजवासी कभी सहन नहीं करेगा। इसीलिए शासन प्रशासन से मेरा अनुरोध है, कृपया अपनी जो नीति है उसकी पुनः समीक्षा करें, और समीक्षा करने के साथ सबसे पहले ब्रजवासियों का एक दल बिठाकर या जितने भी ब्रजवासी हैं उनसे पहले परिचर्चा की जाए कि क्या इस चीज की कॉरिडोर की आवश्यकता बांके बिहारी मंदिर को है,
बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। उसके आधार पर आप कर सकते हैं। मंदिर का प्रांगण जो है, मंदिर के साथ में जुड़ी हुई बहुत सारी जमीनें हैं जो वहां खाली पड़ी हुई है, मंदिर के नाम से है, जहां मंदिर में पहले काम कराया और फिर उस पर स्टे लाकर उस जमीन को ऐसे से छोड़ दिया। अगर हम चाहें, शासन प्रशासन चाहे, उस जमीन को मंदिर में जोड़कर मंदिर का प्रांगण बड़ा कर सकता है। अभी आप देखेंगे जो मंदिर है उसकी जो, जब आप सीढ़ियों से ऊपर चढ़ेंगे, पूरे मंदिर का जो चौबूतरा है उस पर पूरे पे बैरिकेडिंग की हुई है। किसी मतलब की वो बैरिकेडिंग नहीं है, पूरा चबूतरा घेरा हुआ है। आज से पहले, कोरोना काल से पहले जब ये बैरिकेडिंग नहीं थी, तब भी पब्लिक आती थी, मंदिर में आती थी, दर्शन करती थी। उससे पहले कोई हादसे वाली बात अभी तक ठाकुर जी की कृपा से हमारे श्री राम वृंदावन में नहीं थी, ना मंदिर में कभी हुई ऐसी बात। लोग आते हैं श्री वृंदावन धाम में दर्शन करने आते हैं, दर्शन करते ठाकुर जी के, और सब प्रेम अपने घर लौटते हैं, सब कुशल अपने घर लौटते हैं, बहुत आराम से आनंदित होकर अपने घर जाते हैं। अब जब ये कॉरिडोर रूपी आप राक्षस यहाँ ले आएंगे, आदमी आएगा, सेल्फी खींचेगा, ठाकुर जी के दर्शन करे ना करे उसके लिए तो बड़ी स्क्रीन लगा दी जाएगी। दर्शन होंगे बस स्क्रीन से, बस आदमी कितना पास पहुंच पाएगा ठाकुर जी के नहीं पता। उस स्क्रीन से दर्शन करेगा, सेल्फी खींचेगा और सीधे अपने घर वापस हो जाएगा। क्या कहा? पूरे वृंदावन घूम के आए, कॉरिडोर बहुत बढ़िया बना है, कॉरिडोर बहुत बढ़िया बना है। लेकिन कुंज गलियों के बारे में अगर वो चर्चा करेंगे, उनके पास चर्चा के लिए कोई शब्द नहीं होंगे, क्योंकि कुंज गलियां होंगी ही नहीं, वृंदावन का अस्तित्व होगा ही नहीं। इसलिए सभी शासन प्रशासन से मेरा अनुरोध है, जो आप कॉरिडोर रूपी राक्षस हमारे ऊपर थोपना चाहते हैं, ब्रज के ऊपर, वृंदावन के ऊपर थोपना चाहते हैं, कृपया उसकी पुनः समीक्षा की जाए और वृंदावन के हित को लेकर जो आप आगे अच्छा काम कर सकते हैं, इस कॉरिडोर रूपी राक्षस को छोड़कर कृपया उसको किया जाए, जिससे वृंदावन का भी विकास हो। हम विकास के अगेंस्ट नहीं है, लेकिन विकास के नाम पर जो विनाश किया जा रहा है कॉरिडोर के रूप में, विकास चाहते हैं और नहीं चाहेगा विकास कराना। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ शासन प्रशासन पहले अपनी समीक्षा करे, जो कॉरिडोर रूप में आप राक्षस को अंदर थोपना चाहते हैं, कृपया पहले उसकी समीक्षा की जाए। इन्हीं शब्दों से आपकी अपनी वाणी को ध्यान दें। बहुत बहुत धन्यवाद ईश्वर जी, आपने देशवासियों की भावना से सभी को अवगत कराया। अब मैं श्री सुभाष शर्मा जी को आमंत्रित कर रही हूँ, जो आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं। आम आदमी पार्टी के आप नगर अध्यक्ष हैं, आपको आमंत्रित कर रही हूँ कि वे अपने विचारों को यहाँ रखें। सभी वक्ताओं से पुनः अनुरोध है कि समय की बाध्यता है, थोड़ा समय सीमा का ध्यान रखें। Thank you very much. Respected teachers and all of my social workers and students who are coming here to giving their precious time. It is very thankful. तो मेरा नाम सिद्धार्थ शर्मा है, निजामुद्दीन से नगर अध्यक्ष आम आदमी पार्टी। मैं कुछ आपको आज सबसे बड़ा दिन है 23 जनवरी, जो कि हमारे युवा नेता, क्रांतिकारी नेता सुभाष चंद्र बोस जी की आज जयंती है। तो एक बार जोर से कह दीजिए, भारत माता की, भारत माता की, इनकलाब, इनकलाब। तो यही युवा शक्ति मैं चाहूंगा हमारे ब्रज के बच्चों में भी रहे, और इसी जोश के साथ मैं अपनी बात को आगे बढ़ाना चाहूंगा। तो ये जो टॉपिक है, सबसे बड़ा जो टॉपिक हमारी नजर में निकल के आया है, ये कॉरिडोर का। आखिर में ये क्यों हो रहा है, तो कॉरिडोर हम लोग क्यों बना रहे हैं? तो सबसे पहले हमको ये विषय समझने वाला है। जो कॉरिडोर बनाना, जो बना रहे हैं हम लोग, जो सबसे पहली समस्या है वो है ट्रैफिक की समस्या, जो हमारी भाजपा और जो शासन प्रशासन है ये इसको कंट्रोल नहीं कर पाया है। तो हमको सबसे पहले कंट्रोल करवाना है शासन प्रशासन से ट्रैफिक। आप देखेंगे कि बाहर से ट्रैफिक आ रहा है, 3 हमारे पास प्रमुख मार्ग है। कौन कौन से 3 प्रमुख मार्ग है वो बताएगा मुझे? किसी को पता है? नहीं पता, मैं बता देता हूँ। सबसे पहला हमारे पास प्रमुख मार्ग है NH2, जिससे पूरा ट्रैफिक आ रहा है। दूसरा मार्ग है हमारे पास एक्सप्रेस वे, जहाँ से पूरा ट्रैफिक आ रहा है। और तीसरा जो हमारे पास प्रमुख मार्ग
मार्ग है वो है रेलवे स्टेशन रोड। 3 ही जो प्रमुख मार्ग है, सारा ट्रैफिक जा रहा है हमारे पास प्रेम मंदिर वाली साइड पे। आप देखेंगे NH2 से आप आइए, आपको सीधा प्रेम मंदिर वाले मार्ग पे ट्रांसफर कर दिया जाएगा। आप रेलवे स्टेशन वाले रोड से आइए, आपको सीधा ट्रांसफर वहां कर दिया जाएगा। और आप एक्सप्रेस वाले रोड से आइए, आपको सीधा ट्रांसफर प्रेम मंदिर वाले रोड पे कर दिया जाएगा। जो सेंटर है वो कहाँ से है? वो लुटेरिया हनुमान जी का जो गोल चक्कर है, मैं बताना चाहूंगा। मैं आपको बता दूं कि मैं ये बात क्यों कर पा रहा हूँ। मैं ट्रैवल एजेंट भी हूँ। आप लोग सब लोग गूगल करिए ट्रैवल एजेंट वृंदावन, तो यू विल फाइंड माय नेम, दैट इज होली टिकट एडवाइजर। मैं एक धार्मिक वेबसाइट भी चलाता हूँ जिसमें अक्रॉस ऑल ओवर द इंडिया जितनी भी धार्मिक सिटीज के अंदर हॉस्पिटलिटी में आती है क्या सोल्यूशन हो सकते हैं। अगर मैं गलत हूं तो बच्चों को तुम मुझसे मना कर सकते हो, मैं भी आप की तरह युवा हूं, कई गलतियां हो सकती है, मगर इसका एक्सपीरियंस टाइम की सीमा है, आप 5 मिनट में अपनी बात करें। तो हाँ कॉरिडोर। अच्छा कॉरिडोर हम क्यों बना रहे हैं? क्या शासन प्रशासन जो है उसे कहता है कि डिजिटलाइजेशन करो। आप लोग कितने लोग ट्विटर से कनेक्टेड हैं? आप लोग भाई देखिए, शासन प्रशासन जितना भी है वो ट्विटर से कनेक्टेड है। सब लोग इस चीज को मानते हैं, सब लोगों की आइडिया वगैरह है। जिस दिन कॉरिडोर का हादसा होने वाला था उससे पहले किस चीज का हादसा हुआ था आपसे पूछना चाहूंगा, किसी को नहीं पता? खाटू श्याम जी में हादसा हुआ था। आप लोगों को मैं बता दूं, मैं वहां से अपना ट्वीट करा के आया था 200 लोगों का बनारस से, तो मुझे पता लगा कि खाटू श्याम जी में हादसा हो गया। डिजिटल माध्यम से मैंने शासन प्रशासन को अवगत कराया कि यही सेम हादसा आपका बिहारी मंदिर में भी हो सकता है। चलो ठीक है, चूक हो सकती है, हादसा हो गया, एनीथिंग हो सकती है सारी चीजें, बट मेन चीज है ट्रैफिक। आप अगर चारों तरफ से एकदम से अगर आप ट्रैफिक डालेंगे और आपको पता नहीं है कि एग्जिट गेट अगर आप चारों तरफ से एक बार में खोल देंगे, वहां शासन प्रशासन क्या कर रहा था आपने देखी थी? वीडियो वायरल देखी थी? किसी बच्चे ने भी देखी थी? नहीं देखी। तो आप देखिए गलती किसकी रही? किसकी गलती रही? पहले तो अपनी गलती माने। और याचिका इसलिए हुई है, ये जनहित में याचिका डाली गई है, जो हमारे साथ हुआ वो नहीं होना चाहिए था। तो मेरा कहना सिर्फ इतना ही है, कॉरिडोर बनाइए, बिल्कुल बनाइए, लेकिन पहले आप हमारे दफ्तर के वाले बनाइए। अच्छा सुनिए मेरी बात, जब आप वहां से आते हैं एक्सप्रेस से आते हैं, लक्ष्मी मंदिर कितना प्रसिद्ध मंदिर है, राधा रानी मंदिर, यमुना महारानी, आपके पास 3 मंदिर हैं। वहां से आपको सीधा एक्सप्रेस वे का ट्रैफिक डाइवर्ट कर सकते हैं, जरूरत नहीं पड़ेगी वृंदावन में आपको एंट्री दिलवाएं। तो कहने का मतलब विकल्प काफी है, हमारे पास सप्तदेव वाले भी हैं, हमारे पास दिखाने के लिए राधा रमन मंदिर भी है, हमारे पास दिखाने के लिए केशी घाट भी है, चीर घाट भी है, निधवन भी है। अगर आप दूसरी तरफ से डाइवर्ट तो कीजिए, विकल्प आपको बहुत मिलेंगे। और एक्सिट गेट को बड़ा कर दीजिए, एंट्री गेट को थोड़ा सा एक सिंगल कर दीजिए, वन वे ट्रैफिक कर दीजिए, आपके पास सारे सोल्यूशन आ जाएंगे। जय बिहारी। मैं महाविद्यालय की शिक्षा शास्त्र विभाग की अध्यक्षा डॉक्टर कल्पना वाजपेयी जी को आमंत्रित कर रही हूँ कि कृपया उनके स्वागत के लिए मंच पर आएं। आज हमारी इस परिचर्चा में शामिल होने के लिए वृंदावन से श्री आशीष वशिष्ठ जी भी आए हुए हैं। मैं चाहूंगी कि वो अपने विचारों से हमें अवगत करें। बाके बिहारी लाल की राधे राधे। मंचासीन सभी अतिथियों का मैं हाथ जोड़कर स्वागत करता हूँ। और मैं अपनी चर्चा जो मेन मुद्दा है हमारा कॉरिडोर, आज हम सब लोग एकत्रित हुए हैं कॉरिडोर पर बात करने के लिए। कॉरिडोर ये क्यों आया जब
काशी विश्वनाथ, उज्जैन, यहां से एक शब्द आया कॉरिडोर, जो इन्होंने वहां पर एक भव्य निर्माण, जो ये कहते हैं कि हमने एक भव्य निर्माण किया मंदिर का। मैं आपको सभी को बता दूं, जो वृंदावन की परिस्थिति है, वह भौगोलिक परिस्थिति, वह काशी विश्वनाथ, उज्जैन, वहां से भिन्न है। हमारा वृंदावन जो प्रसिद्ध है वह कुंज गलियों के लिए प्रसिद्ध है। अब एक शब्द आता है, वह कहते हैं वहां पर सकरी गलियां हैं, वहां शब्द बोला जाता है सकरी गली, हमारे यहाँ शब्द बोला जाता है कुंज गली। हम सभी ब्रजवासी हैं, हम सभी ब्रजवासी क्योंकि भावना श्री बांके बिहारी जी से, वहां के पौराणिक स्वरूप से, वहां की कुंज गलियों से जुड़ी हुई है। और अभी एक प्रशासन के द्वारा एक हमको प्रलोभन दिया गया कि आपको हम इतना मुआवजा देंगे कि आप संतुष्ट हो जाएंगे। तो हमने उनसे एक बात की, क्या हमें आप हमको किस तरीके से संतुष्ट कर पाएंगे? आप हमें कोई पैरामीटर तय कीजिए कि आपका संतुष्ट करने का हमारा पैरामीटर क्या है। उन्होंने हमसे कहा कि आपको मुआवजा दिया जाएगा बहुत अच्छे लेवल पर। हमने उनसे कहा कि हमारा एक मुआवजे का एक कीमत हो रही है 10 लाख रुपए। हमने कहा आप उसका हमको 100 गुना भी दोगे तो हमको बर्दाश्त नहीं है वो, क्योंकि हमारा अस्तित्व बिहारी जी से है। बिहारी जी मंदिर 150 साल पुराना है, हम वहां पर वासित हैं 300 साल पुराने, हमारी 6-6, 7-7 पीढ़ियां निकल गई है वहां पर। हमारी भावना जुड़ी हुई है हमारे घर से। हमारे घर में जो मंदिर है वो 300, 400 साल पुराने मंदिर है। बांके बिहारी का मंदिर सन 1863 में बना है। वहां पर जो मंदिर है करीब 40-50 मंदिर जो कॉरिडोर की परिधि में आ रहे हैं, ऐसा सुनने को मिल रहा है, जो इन्होंने नक्शा बनाया है। उन मंदिर भी सभी 300 वर्ष, 400 वर्ष पुराने हैं। क्या उनकी भावनाएं राहत नहीं हुई? क्या कॉरिडोर बनाकर क्या दिखाना चाहते हैं वहां? और भी तो तरीके हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, आपके द्वारा एक जांच समिति बनाई गई थी जिसमें पूर्व डीजीपी सुल्तान सिंह, कमिश्नर अलीगढ़ गौरव दयाल जी, ये आए थे उसमें जांच समिति के सदस्य बनकर। उन्होंने जांच क्या की? उन्होंने जांच जो घटना हुई थी जन्माष्टमी पर, उसकी जांच नहीं की। उन्होंने जांच में लिख दिया कि यहाँ कॉरिडोर बनना चाहिए। क्या ये प्लानिंग का हिस्सा नहीं था? मैं सभी से पूछना चाहता हूं। जन्माष्टमी पर हादसा हुआ 20 तारीख को, 20 अगस्त को। एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन PIL दाखिल की जाती है 18 अगस्त को। क्या ये सुनियोजित प्लान नहीं है? आप ये बताइए, आपकी मंशा क्या, आप चाहते क्या है? वहां पर इन्होंने दिया कि मंदिर का 25% हिस्सा यूज में आ रहा है, 75% हिस्सा यूज में नहीं आ रहा है। क्या आप उसको उस तरीके से 25, ये मैं नहीं कह रहा, ये सुल्तान सिंह की रिपोर्ट में है जो PIL दाखिल की गई है, उसमें ये बताया गया है कि 75% हिस्सा यूज में नहीं आ रहा है। पहले आप उसको लीजिए। वहां पे डाकघर बना हुआ है, वो क्या कर रहा है वहां? पहले आप उसको लीजिए। वहां बंदे चबूतरे में दुकानें बंद पड़ी हुई हैं, पहले आप उनको लीजिए। गेट चौड़ी कीजिए, पहले एंट्री एग्जिट को सुनिश्चित कीजिए कि हमको एंट्री किस तरीके से करानी है, हमको एग्जिट किस तरीके से कराना है। और भी तो तरीके हो सकते हैं। ये समझ में नहीं आता पहले होता क्या था। सिग्नल रोड होता था, एक्सीडेंट ज्यादा हुआ करते थे। फिर रोड बनके बनाएंगे, हाईवे बनाएंगे, डिवाइडर बीच में डालेंगे, फिर एक्सीडेंट कम हुए। अब बनने जो ट्रैफिक किया है वो ठीक किया है रोड व्यवस्था कि एक तरफ से एंट्री, एक तरफ से एग्जिट, लेकिन एग्जिट को प्रॉपर रखिए ना बाहर निकालने के लिए। ये भी तो आप कर सकते हो। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि कॉरिडोर के अलावा बहुत सारे प्लान हैं। एक बात स्कीम ऑफ मैनेजमेंट के मैं पेपर आपको भी सबमिट करूंगा, यहाँ पे जो अधिकारी आ रहे हैं सबको एक स्कीम ऑफ मैनेजमेंट पे आप देख लीजिए कि मुझे नहीं लगता कि वहां पे कॉरिडोर की कोई आवश्यकता है। और मैं आपको एक चीज और बता देता हूं कि प्रेम मंदिर और बांके बिहारी मंदिर, प्रेम मंदिर में ऑलरेडी कॉरिडोर बना हुआ है, लेकिन प्रेम मंदिर हम देखने की भावना से जाते हैं, बांके बिहारी हम दर्शन की भावना से जाते हैं। ये अंतर है। और 12 एकड़ में कॉरिडोर बना है प्रेम मंदिर का जाकर। आप सभी से जो गए हैं उनका धन्यवाद, जो नहीं गए हैं तो उनसे अनुरोध करूंगा कि वो जाकर देखें। बाकी व्यवस्था
क्या प्रॉपर सही है? अगर ये कहते हैं आप 5 एकड़ में कॉरिडोर बनाएंगे, 5 एकड़ में संख्या हमारे माननीय मंत्री मथुरा के लक्ष्मीनारायण चौधरी जी ने कहा कि 70,000 लोगों की क्षमता का हम कॉरिडोर बना रहे हैं, 7 लाख लोग आ जाएंगे तो कहां ले जाएंगे उन्हें? क्या जवाब है? मैं यही सब पूछना चाहता हूं कि आप ये कॉरिडोर लाकर ये ब्रजवासियों पर, हमारे ब्रजवासियों का शब्द पता है, ब्रजवासी की भावना क्या है, ब्रजवासी है क्या, इसको आप समझिए कि हमारे यहाँ एक शास्त्रों में वर्णन है और गीता भागवत में वर्णन है, ये कहा गया है सबसे ऊपर एक परिधि दी गई है ब्राह्मण को। ब्राह्मण गुरु सन्यासी, सन्यासी गुरु अभिलाषी, अभिलाषी गुरु ब्रजवासी, तो ब्रजवासी को सबसे ऊपर रखा गया है और वहां तक हमारी भावना करनी पड़ती है। बाकी बिहारी हमारा मित्र है, हमारा सखा है, हमारी ये भावना है ब्रजवासी की बाकी बिहारी के साथ। बाहर से लोग आते हैं, उनके लिए गाराते हैं, उनके लिए ठाकुर है, हमारे लिए हमारा मित्र सखा वाला भाव है। क्या आप हमसे उनको दूर करना चाहते हैं? हमारी माताएं, हमारे घर के बुजुर्ग लोग रोज सुबह आरती करते हैं, वहां पे जब उसके बाद जल ग्रहण करते हैं, आप हमको कहीं और विस्थापित करने की योजना बना रहे हैं, क्या वो चीज उनको मिल पाएगी? मैं अपनी बालू को ढाल देते हुए शब्द कह रहा हूं कि हमें कॉरिडोर किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं है, बर्दाश्त नहीं है, बर्दाश्त नहीं है। और हमारे ब्रजवासियों की भावना की कोई कीमत नहीं है, कोई कीमत नहीं है, कोई कीमत नहीं है। आगे हो जाए। धन्यवाद आशीष जी, आपने ब्रजवासियों की पीड़ा को सभी के साथ शेयर किया। अब हमारे बीच में परम आदरणीय श्री दिनेश गोस्वामी जी गोस्वामी समाज से आ चुके हैं। मैं उनसे अनुरोध करूंगी वे कृपया मंच पर आएं। आज का सबसे बड़ा विषय है और जो हमारे लिए एक बहुत बड़ी पीड़ा का विषय भी है, कॉरिडोर। मेरा शुरू से ही मानना है आगंतुक को, जो हमारे आने वाले अतिथि हैं, उनको सुविधाएं दी जाए, पर हमको बर्बाद करके नहीं। आज की जो योजना है, गवर्नमेंट की जो योजना है, जो उस दिन हमको डीएम साहब ने और उन्होंने बताया और दिखाया, वो कॉरिडोर नहीं है। हम वृंदा सबसे पहले हमें या प्रशासन को, सरकार को ये समझना चाहिए कि ये वृंदावन क्या है। इतनी पब्लिक, इतनी भीड़ आज बिहारी जी में आ रही है या वृंदावन में आ रही है या चारों तरफ घूम रही है। क्यों घूम रही है? क्योंकि उनको ब्रज की महिमा बताई है हमारे आचार्यों ने, हमारे भागवत आचार्यों ने और हमारे शास्त्रों ने। भागवत में महत्तम में ही सबसे पहले कहा गया है कि वृंदावन में आकर ज्ञान और वैराग्य भुटे हो गए और भक्ति जवान हो गई। भक्ति का क्लैरिफिकेशन भी आगे हमारे आचार्यों ने किया है। और शायद आपने अभी रिसेंटली सुना होगा, इंद्रेश जी ने भी क्या कहा, अगर आप वृंदावन जाएंगे, ये आज की बात नहीं है, ये पुरानी बात कह रहे हैं। अगर आप वृंदावन जाएंगे, टूटे फूटे मकान देखेंगे, गलियां देखेंगे, पर उसमें एक चीज जरूर देखेंगे, राधे राधे। भाव कहां से उत्पन्न होता है? आप अगर पिक्चर हॉल में बैठे हुए हैं तो आप वहां बैठ कर राधे राधे नहीं करेंगे। अगर आप मंदिर में जाएंगे, बिहारी जी के मंदिर में जाएंगे तो कुंज बिहारी श्री हरिदास बोलेंगे, राधा वल्लभ जी मंदिर में जाएंगे श्री हरिवंश बोलेंगे। मेरा कहने का तात्पर्य है कि जैसा माहौल होगा, क्या ये कॉरिडोर हमें भक्ति का माहौल देगा? क्या किसी को ये लगेगा कि हम वृंदावन में हैं, हम पत्थर वन में
कॉरिडोर बने हैं वहां पूरी भावना खत्म कर दी गई है। क्या लगाया जा रहा है? पत्थर, एक प्रकार का पत्थर लगाया जा रहा है। हम लोगों को उस पत्थर के लिए बर्बाद किया जा रहा है। अरे हम कभी मना थोड़ी करते हैं। आज कॉरिडोर बन गया तो कॉरिडोर पे लोगों को क्या हेलीकॉप्टर से पहुंचाओगे? सरकार का, लोकल प्रशासन का सबसे पहले क्या काम है? वहां की लोकल जनता की सुविधाओं को देखे। हम जाम में फंसे हुए हैं। मैं 12 बजे का चला हुआ हूं और आज कोई भीड़ नहीं है। और मंदिर गया, आराम से दर्शन किया, आया, मंदिर खाली पड़ा था। रोज मैं लाइव देता हूं तो आपको दिखाता हूं तो कितनी जगह खाली पड़ी है। आज बिल्कुल खाली पड़ी हुई थी। अरे मैंने ये बहुत अच्छा है, 12:30 बजे चलता हूँ, पहुंच जाऊंगा 1 बजे तक। रास्ता देखिए बुरी तरह जाम था। कहीं ना कहीं जाम होता है, या तो पुलिस चौकी पे जाम होगा। आपने कॉरिडोर तो 5 एकड़ में बना दिया, जनता को क्या सुविधा दी? आपने अपने सपने को पूरा किया है। सरकार अपने सपने को पूरा कर रही है, ना हमारी खुशी दे रही है, ना हमारी भावना दे रही है। अब मैं क्या कहूं? मैं ये कहूं कॉरिडोर नहीं बनना चाहिए। मैं बता रहा हूं, ये तो आपको स्वयं को सोचना चाहिए, सरकार को सोचना चाहिए, प्रशासन को सोचना चाहिए। पहले लोकल जनता को सुविधा दे। आज जो 5000 किलोमीटर पे आ रहा है, 200 किलोमीटर से आ रहा है, 100 किलोमीटर से आ रहा है, उनके लिए आप कॉरिडोर दे। और हम आज अगर भीड़ है और अगर मैं बीमार पड़ जाता हूं, मेरे बच्चे क्या पूरा मोहल्ला मुझे हॉस्पिटल नहीं ले जा सकता है, ये हालत है। ये सोचनी चाहिए। वृंदावन का मतलब क्या है? तुलसी का वन। वन को समाप्त करके आप इसको क्या बनाना चाहते हैं? पेरिस बनाना चाहते हैं। पेरिस के लोग यहां रहे हैं, इंग्लैंड के लोग यहां रहे हैं, नीदरलैंड के लोग यहां रहे हैं। नीदरलैंड आपने देखा है, एकदम स्वच्छ और साफ है। तो वो लोग यहां पर, मैंने देखा है, मैं नीदरलैंड में गया हूं, मैंने विश्व में बहुत भ्रमण किया है। वो मैं रेफरेंस के लिए इसलिए बता रहा हूं कि वो लोग और आप वृंदावन की छवि दिखा रहे हैं, गंदी गलियां, टूटे मकान, वो लोग फिर भी आ रहे हैं क्योंकि उनको वो नहीं चाहिए, उनको वृंदावन का भाव चाहिए, भक्ति चाहिए। चलिए, आप बहुत बड़े, आप कहते हैं हमको धर्म स्थानों को चमकाना है। भैया, वृंदावन की क्या क्या चाहिए? सबसे पहली है यमुना। यमुना के लिए आपने इतना पैसा दिया, खूब पैसा दिया, खूब प्रचार किया। यमुना का क्या हाल है आप लोगों ने देखा है। यमुना साफ नहीं हुई, वहां आज भी कोई काम नहीं हो रहा है। अरे ये 10 किलोमीटर का कॉरिडोर यमुना किनारे बनाओ और फिर जो कुंज गलियों में है उनमें से लेकर आओ लोगों को, भीड़ नहीं होगी। आप 10 लाख लोग रोज दिखा रहे हैं, क्या 10 लाख लोग आ रहे हैं? सारी रिपोर्टें झूठी, कोई रिपोर्ट सही नहीं है। मैं मानता हूं हमारी कुछ कमियां हैं, हम भी कोई बहुत बड़े संत महात्मा नहीं है, हमारी भी कमियां हैं। आप हमारी कमियों को दिखाकर उनके ऊपर ताजमहल बनाना चाहते हैं। अगर देखा जाए तो शाहजहां और उनमें कोई फर्क नहीं है। जन्माष्टमी वाले दिन 2 लोगों की मृत्यु हुई, ये इन्होंने आधार चला रखी। अरे साहब बहुत भीड़ है, 2 आदमी मर गए, 2 आदमी मर गए। उन 2 आदमियों के लिए आपने क्या किया यह भी पता नहीं किसने मार दिया। अरे गोस्वामियों ने मार दिया कि ब्रजवासियों ने मार दिया? मार दिया, किसी ने भी मारा, उसकी जांच तो हो।
वो नहीं किया और कॉरिडोर की आलोचना रख दी। बहुत बड़ी जांच कमेटी बैठा दी, काहे के लिए कि 2 आदमियों की मृत्यु हुई है, हमें उसकी जांच करनी है। और वृंदावन वासियों को, नगर वासियों को, ब्रजवासियों को सबको ये पता है, वहां प्रिंटेड पर्चे दे दिए गए जिसमें सिर्फ कॉरिडोर कॉरिडोर और कॉरिडोर था। आप उसको बेच मान रहे हैं? अरे भैया, आप वृंदावन को चमकाओ, हम मना नहीं करते, उसका सौंदर्यीकरण करो, हम मना नहीं करते हैं, पर हमारी लाशों को मत करो। ये मकान, ये दुकान, मकान जो हमारे पूर्वजों का है, अगर वो टूटता है तो वो हमारी लाश हो रही है। अगर हमारा व्यापार चल रहा है, व्यापार हमारी माँ है, रोजी रोटी देता है, अगर उसको नेस्तनाबूद किया जा रहा है तो हमारी माँ को मारा जा रहा है। आप कम से कम ये तो सोचो कि आप क्या करने जा रहे हैं। मेरा सबसे बड़ा प्रश्न ये है, इसका जवाब कोई भी दे दे। 5 एकड़ की क्या आवश्यकता है? क्या मानते हैं 5 एकड़ की आवश्यकता है? कोई आवश्यकता नहीं है। सौंदर्यीकरण 1 एकड़ में भी किया जा सकता है, एडजस्टिंग गलियों में भी किया जा सकता है, उसी बाजार में किया जा सकता है, पर नहीं, कहीं कोई सुनवाई नहीं है। आप लोगों में से बहुत ने नहीं देखा होगा इंदिरा जी का शासन, जिस समय इमरजेंसी लगी थी और एकदम खुली थी, सबको पता है, कहीं भी चले जाओ, कोई सुनवाई नहीं। आज क्या हो रहा है, आप सब बहुत सारे लोग गवाह हैं। हम डीएम और एसपी के सामने बैठे हुए हैं। इतना बड़े जिले का मालिक इतना मजबूर मैंने तो अपनी जिंदगी में नहीं देखा। या तो इमरजेंसी में देखा, या कल देखा, परसों देखा। आज हमारी गोष्ठी किस लिए है कि कॉरिडोर का क्या औचित्य है। इतने लोग बैठे हैं, आज ये बच्चे अगर कोई वृंदावन के होंगे ना तो वो अपने घर नहीं पहुंच सकते। व्यवस्था इनकी होनी चाहिए, न कि ये तो वही वाली बात हुई, उत्तर प्रदेश की सरकार बिहार की सरकार का सोचे, राजस्थान की सरकार का सोचे, या वहां की जनता का सोचे, यही हो रहा है। आज जो लोग आ रहे हैं अन्य प्रदेश से आ रहे हैं, हमारी अतिथि है, हम ये मानते हैं, हम उनकी सुविधा देंगे, पर अब उनके आगमन के लिए हम अपने घर को तोड़कर बैठक नहीं बनाएंगे। मेरा तो सिर्फ यही कहना है, इस 5 एकड़ की योजना को एकदम रद्द करना चाहिए, पूर्ण रद्द करना चाहिए, और ब्रजवासियों को, नगर निवासियों को सुविधा देनी चाहिए। अब आप इनकी बदनीयती देखिए, कॉरिडोर बाहर बना रहे हैं, लोग उस जगह नहीं मरे हैं, आज तक उस जगह एक आदमी नहीं मरा है। आदमी कहां मरा है? मंदिर के अंदर। पिछली तारीख में, मैं अदालत की बोली कर रहा हूं, उसका अपना विवेक है। पिछली तारीख में उन्होंने क्या कहा, मंदिर के स्ट्रक्चर से छेड़खानी नहीं की जाएगी। अरे नहीं की जाएगी तो बाहर आदमी क्या करेगा? बिहारी जी बाहर बैठे हैं क्या? गारंटी ले रहे हैं। क्या वो इस बात की गारंटी देते हैं कि 5 एकड़ में बनने से अंदर भीड़ कम हो जाएगी? प्रबंधन चाहिए, और उस प्रबंधन को ये मिटाने पे तुले हैं। सन 1839 से प्रबंधन हो रहा है, भीड़ बढ़ी है, मानता हूं, बहुत भीड़ बढ़ी है। पिछली जन्माष्टमी में, और आप देखिए, दूसरा भी का उदाहरण देता हूं, 19 अगस्त को भीड़ होती है, सारा प्रबंधन तंत्र वहां मौजूद होता है,
खुदा ना खास्ता बिहार की कृपा से मैं भी होता हूं। क्या हुआ ये मैंने आप सबको दिखाया है। क्या हुआ मैंने नेशनल टीवी पे दिखाया है। 2 आदमी मर गए। अब आइए आप उस दिन की भीड़, उनका ही आंकलन बता रहा हूं। उन्होंने उसे 10 लाख लोग बताए। 31 दिसंबर अभी जो अभी गई है, इनके आंकड़ों के अनुसार वहां 10 लाख लोग आए, एक आदमी मरा। आप लोगों ने वीडियो देखे होंगे, दाऊ जी के मंदिर से लेके अठकम्मा तक खचाखच भीड़ बनी हुई है, एक आदमी नहीं मरा। अगर मरा हो तो बताइए उस दिन आदमी कैसे मरे। तो हम यही तो मांग कर रहे हैं कि भैया बताओ वो 2 आदमी कैसे मांग करें। 31 दिसंबर को भी उतनी ही भीड़ थी। आपके सामने बहुत से बैठे हुए हैं यहाँ पर, आपके सामने एसएसपी ने एडमिट किया कि उस दिन बहुत भीड़ थी, 2 आश्रम तक भीड़ थी। क्या एक आदमी मरा, एक आदमी बेहोश हुआ? हम तो कहते हैं सौंदर्यीकरण करो, हमारी हास्य मत करो, हमारी हास्य करो। अगर मेरे घर पर अगर वो तोड़ दिया, हालांकि मेरा नहीं टूट रहा है, इनके हिसाब से मेरा नहीं टूट रहा है, मेरे भाइयों को टूट रहा है, मेरे बच्चों को टूट रहा है। अगर मेरी अगर रसोई तोड़ दी गई तो मैं खाना कहाँ खाऊंगा, मैं सोऊंगा कहाँ? सोची सरकार ने अच्छा मुआवजा देंगे। अरे तुम क्या मुआवजा दोगे जितना तुम 250 करोड़ रुपया हमने इकट्ठा किया है। हमारा मकान तोड़ने के लिए हमको ही 250 करोड़ रुपया दे रहे हो। तुम क्या दे रहे हो? आज तक उस दिन आपको शायद ध्यान है, डीएम साहब से कहा था आप प्रबंधन करोगे, तुम पागल बाबा का प्रबंधन करते हो। क्या होता है? पुजारी हाथ जोड़ के खड़ा होता है, अरे भीड़ बढ़ रही है तो आप कुछ ही नहीं कर पाते। खैर जो मेरी अपनी भावनाएं थी, जो आप लोगों की भावनाएं थी, जो मैंने भावनाएं व्यक्त की है, शायद सभी की भावनाएं थी। या जितने लोग बैठे हैं, बच्चों को के लिए तो ये ज्ञान था, इन्हें इतनी सारी चीजें नहीं पता होंगी, तो मैं अब सारी बातें कह रही हूँ। तो मैं आप सब लोगों से यही निवेदन करूंगा कि सरकार से सिर्फ एक ही डिमांड करें कि कॉरिडोर हमें नहीं चाहिए, कुंज बिहारी बिहारी जी राधे राधे। महाविद्यालय की प्रबंध समिति के सचिव परम आदरणीय श्री गिरीश अग्रवाल से निवेदन करूंगी कि वे आपका पटका उड़ाकर स्वागत करें। मैनेजमेंट को और खासतौर से प्रिंसिपल साहिबा को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने इतने ज्वलंत मुद्दे को बच्चों के बीच में और प्रतिष्ठित नागरिकों के बीच में उठाया है, जिसने कि वृंदावन वासियों की नहीं ब्रजवासियों की नींद हराम कर रखी है। देखिए बहुत कुछ बातें अभी हमारे बिहारी जी के गोसाई दिनेश जी ने और उससे पूर्ववर्ती वक्ताओं ने कहा है। देखिए ये बात तो सही है कि वृंदावन बांके बिहारी जी की वजह से चलता है। इसका जीता जागता उदाहरण यह है कि जब कोरोना काल के बाद जब सब चीजें खुल गई और बांके बिहारी जी मंदिर बंद रहा,
तो वृंदावन में आवागमन बिल्कुल नील था, और जिस दिन बांके बिहारी जी का मंदिर खुला उस दिन समझ लीजिए आसमान फट पड़ा और पूरे देश और दुनिया के लोग आने शुरू हुए। परंतु जो बातें चल रही है, जिस तरह की बातें सामने आ रही है, वो बिल्कुल सही बातें हैं कि कॉरिडोर बनाने का कोई औचित्य नहीं। और स्थिति क्या है कि पौराणिकता, कुछ गलियां, हेरिटेज हाउसेस, आप उन सबको गिरा के एक खेल का मैदान बनाना चाहते हैं, और उसके बावजूद भी आप मंदिर को टच नहीं करना चाहते। मेरा समझ में नहीं आता कि प्रशासन लोगों को अंदर घुसाने की बात तो करता है, बाहर निकालने की बात क्यों नहीं करता। स्थिति क्या है, मैंने कलेक्टर से भी कहा, ऊपर अधिकारियों से भी बात करी। हालांकि अब सब मामला कोर्ट में लंबित है, और अभी भी मेरी गोपी गुप्ता जी से बात हो रही थी। अब 1 बजे के बाद जो है सुनवाई है सुप्रीम कोर्ट में, और मैटर सब जुडिस है, तो उस पर कुछ ज्यादा कमेंट्स भी नहीं कर सकते। परंतु ये बिल्कुल सही है कि प्रशासन कोई रास्ता नहीं निकाल रहा है लोगों मंदिर को खाली करने। मैं अभी नाथद्वारा गया और मैं मुख्यमंत्री से मिला, मुख्यमंत्री के यहाँ से फोन गया वहां पे कि बाबू का ऑपरेशन कर गया। मैं वहां की लाइन में लगा, लंबी लाइन वहां पे वीआईपीज़ की, और वहां जब मैं भगवान के आगे खड़ा हुआ, मुझे 1 सेकंड से ज्यादा नहीं खड़ा होने दिया। 1 सेकंड में मुझे हटा दिया गया, हटिए, बोले रोज ही आते हैं मुख्यमंत्री के गेस्ट आगे चले। मैं समझ सकता हूँ कि इससे गोसाई समाज में रोज हो सकता है, परंतु एक रास्ते और भी निकल सकते हैं, और बिना छेड़छाड़ किए अभी आपने पीछे हॉल बनवाया, 600 लोगों की कैपेसिटी का हॉल है, वर्तमान दलाल है, उस हॉल को बड़ा क्यों नहीं कर देते? 5 आपके गेट हैं, आप दर्शन करने की व्यवस्था बना दीजिए। आप तो कॉरिडोर बनाने की बात कर रहे हैं, आप कोई रास्ता बीच का क्यों नहीं निकालते? आप जनता की आवाज का दमन करके, आगे व्यापारियों की आवाज को दमन करके, गोसाई लोगों की आवाज को दमन करके आप बाहर वालों की बातें मान रहे हैं। मैं समझता हूं कि एक सिस्टम ये क्रिएट कर देना चाहिए कि टोटल भक्तों का डिस्ट्रीब्यूशन पूरे हफ्ते कर देना चाहिए, और सैटरडे संडे कोई भीड़ ना हो, पूरे देशवासियों से कह दिया जाए कि बिहार जी पूरे हफ्ते खाली सैटरडे संडे को दर्शन नहीं करो, वो अपनी रिजर्वेशन कराए, वो अपना बुकिंग कराए, ऑनलाइन बुकिंग कराए, और जो वेटिंग लिस्ट बने वो 7 दिन में लोग दर्शन करें। क्योंकि कारण ये है कि जो भक्त होगा वो भक्त मंडे को भी आएगा, वो ट्यूसडे को भी आएगा, वो वेडनेसडे को भी आएगा, वो थर्सडे को भी आएगा, वो फ्राइडे को भी आएगा, वो सैटरडे को भी आएगा, वो संडे को आएगा। तो टोटल जितने आपके, यदि मैं प्रशासन से पूछना चाहता हूँ कि टोटल यदि 10 लाख आदमी सैटरडे संडे को आते हैं, तो उस 10 लाख को 7 दिनों में बांट दीजिए, पूरे महीने में बांट दीजिए, और दर्शन कराने शुरू कर दीजिए। आपको बहुत ही खुजली हो रही है सिर में, तो गलियों को थोड़ा थोड़ा चौड़ा कर दीजिए, कुछ मेन गलियों को चौड़ा कर दीजिए, लोगों को प्रॉफिट मुआवजा दे दीजिए, मकानों को मत गिराइए, थोड़ी बहुत दुकानों को छोटा करा दीजिए। और आजकल तो कंप्यूटर के इतने अच्छे सिस्टम आते हैं, मैंने शैलेंद्र मिश्रा जी के आगे एक अहमदाबाद की बहुत बड़ी कैमरा बनाने वाली कंपनी का वो कराया, प्रॉपर प्रेजेंटेशन तो नहीं हुआ पर बातचीत कराई, और उसने ये बताया कि वो सिद्धि विनायक में कैसे दर्शन कराते हैं। सिद्धि विनायक का मंदिर भी छोटा है, वो तिरुपति बालाजी में कैसे दर्शन कराते हैं। उन्होंने सिस्टमेटिक बताया कि 500 लोग पढ़ेंगे, उसके बाद बैरिकेड मिल जाएगा, फिर वो 500 लोग दर्शन करके निकलेंगे, फिर बैरिकेड मिल जाएगा, फिर अगले 500 आगे बढ़ेंगे। तो जब हम वैष्णो देवी जाने के लिए 21 किलोमीटर पैदल जा सकते हैं, इंतजार कर सकते हैं, वेट कर सकते हैं 3 दिन, तो अपने इस बिहार जी के लिए क्या दर्शन नहीं कर सकते? शासन प्रशासन को 2-3 मुद्दों पे ध्यान देना होगा कि ये तो आइडिया बिल्कुल ही ड्रॉप कर दे, योगी जी के या मोदी जी के भी समझ में आता है तो। क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि उस दिन जब मैंने मंदिर के आगे भाषण दिया तो मैंने वहां कहा कि आपके 99% लोग यहाँ लोग बीजेपी के लोग, बोले हाँ सब बीजेपी के। मैंने कहा आप तो प्रार्थना कर रहे हैं योगी जी और मोदी जी से कि सब मत करिए, आप विरोध कहाँ कर रहे हैं? बात जब आप विरोध करेंगे तो लोग सुनेंगे, बोले तो अपनी योग्यता जब कहेंगे बैठे। तो स्थिति क्या है कि मैं किसी को चैलेंज नहीं करता, ना मैं किसी को ये कह रहा कि आप गदा उठाइए, लड़ाई लड़िए,
पर अपना विरोधात्मक प्रदर्शन करिए, प्रार्थना मत करिए, अपना प्रोटेस्ट करिए। प्रोटेस्ट और प्रे में फर्क होता है। हम ये नहीं कह रहे कि आप मैदान में उतरिए, हम ये नहीं कह रहे कि आप तोड़फोड़ करिए, हम ये नहीं कह रहे आप एलिशन पे बैठिए, गांधी जी पर एलिशन बैठिए कि आप भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं। तो आज 2 लोग ये होने जा रहे हैं, आप मार्केट बंद कराइए बिना किसी लड़ाई के। अभी जो मामला है जनमानस को, वृंदावन के लोगों को अभी जोड़ने का समय है। मैं बिल्कुल विरोध में हूँ, आपसे कह रहा हूँ, आपके और मैंने अधिकारी को समझाया, परंतु मैं शुरू में कहा था कि कॉरिडोर बनना चाहिए, पर मैंने कहा 5 एकड़ पे बनने क्या खेल का मैदान थोड़ी बनना है। आप 50,000 आदमी को उस कॉरिडोर में घुसा लेंगे, फिर मंदिर में दर्शन कैसे कराएंगे? व्हाट सिस्टम यू विल अडॉप्ट कि मंदिर को आप दर्शन नहीं कर रहे, 50,000 लोगों को आपने घुसा लिया है, अंदर से बाहर कहाँ निकले? फिर वही प्रॉब्लम वहां पे हो जाएगी, फिर स्टैम्पीड हो जाएगी। तो मेरे कहने का मतलब लोग मर रहे हैं, किसी वजह से नहीं मर रहे, स्टैम्पीड की वजह से मर रहे हैं। और स्टैम्पीड को रोकना जो है प्रशासन का काम है, पुलिस का काम है। और दूसरी बात और बता रहा हूँ कि वहां लगभग 150 तो उनके जो प्राइवेट एजेंसीज के गार्ड है, 150-200 गार्ड तो वो बने रहते हैं। बुरा मत मानिएगा, हमारे सम्मानीय गोसाई लोग बैठे हुए हैं, गोसाई और उनके प्रतिनिधि वहां 150-200 लोग बैठे होते हैं। तो लगभग 400-500 लोग तो वही स्थानीय लोग ही घुसे हुए होते हैं। आप ऑनलाइन करिए, ऑनलाइन में वृंदावन और मथुरा जनपद के लोकल लोगों को प्राथमिकता कि आज सोमवार को स्थानीय ब्रजवासी 500 लोग दर्शन करेंगे या 1000 लोग दर्शन करेंगे, और दिल्ली या पूरे देश के 1500 लोग दर्शन करेंगे। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा दी और जिसका जैसा हो वैसे आगे गए सिस्टम क्रिएट करिए ना। हाईटेक जमाने में आप सिस्टम क्रिएट नहीं कर रहे, कंप्यूटर का जमाना है, सिस्टम नहीं क्रिएट करना चाहते। आपने मोबाइलों में क्या रखा है, आपको अपना सीआर कलेक्टर रोल बढ़िया करना है, आपको योगी जी की आंखों में चमकना है, तो आप जल्दी से जल्दी पुल बना के भेज रहे हैं। चाहे कुछ बुलडोज हो जाए, चाहे किसी की मंदिर टूटे, चाहे मस्जिद टूटे, चाहे गलियारे टूटे, चाहे कुंजगलियां टूटे, भैया ऐसी हमारी जा रही। हमारे जमाने में कलेक्टर से रिपोर्ट मांगी जाती थी, कलेक्टर यदि पता लिख देता था तो गवर्नमेंट सोचती ही नहीं थी। पर आज के जमाने में कलेक्टर की हिम्मत ही नहीं है कि गवर्नमेंट की इच्छा के विपरीत ही ये मैं पार्टी लाइन की बात नहीं कर रहा, आज के सिस्टम की बात कर रहा हूँ। तो इसलिए भैया जो मैंने आपसे बातें कही, प्रशासन पर दबाव ये बनाया जाए, कॉरिडोर मत बनाइए, सिस्टम क्रिएट करिए। जब आप सिस्टम क्रिएट करेंगे, पीछे का दलान का हॉल खुलवाइए, और कुछ लड़कियां जो इनकी चौड़ी करती हो 2-2, 4-4, 5-5 फीट उसे चौड़ी कर दीजिए। कंप्यूटर सिस्टम लागू करिए। आपने बल्कि यहाँ तक बताया गया मुझे कि आप काउंटिंग और हैक भी कर सकते हैं कि 500 लोग अंदर घुस रहे हैं, अब 200 लोग इस गेट से घुस रहे हैं, 100 लोग इस गेट से निकल रहे हैं। तो जब तक इवैक्यूएट करने का सिस्टम और मंदिर में नहीं बनाएंगे, तब तक चाहे वो आप 5 एकड़ का कॉरिडोर बना लीजिए और मंदिर एडिटर रह दिए, तब भी समाधान नहीं होगा। मामला 10 के 10 हो जाएगा और कॉरिडोर बना के आप एक छोटे से वृंदावन को, जो कि नगर निगम का हिस्सा बन गया है, उसको रहे गए वृंदावन को भी खत्म कर दिया। और बस ये मेरी बात पे खत्म करता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि बात पे शासन सहमति देगा। मैं भी कोशिश करता हूँ योगी जी इससे समय लिया जाए, एक यहाँ के प्रतिष्ठित नागरिकों को लेकर मिला जाए और उनको समझाया जाए कि इतने लाइन मत बनिए। ठीक है, आप पीठाधीश्वर पीठ के हैं, परंतु ब्रज के संतों की भी आवाज सुनिए, ब्रज के गोसाइयों की आवाज भी सुनिए, ब्रजवासियों की आवाज भी सुनिए। धन्यवाद। बहुत बहुत आपने जो सुझाव दिए कि सिस्टम बनाने की जरूरत है, शायद यही सही है। और हमारे जनप्रतिनिधियों का भी ये दायित्व है कि जन भावना को वो सरकार तक पहुंचाएं। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच में व्यापार मंडल वृंदावन के अध्यक्ष आदरणीय श्री अशोक बंसल जी आ गए हैं, आलोक बंसल जी आ गए हैं। मैं महाविद्यालय की प्रबंध समिति के सचिव आदरणीय श्री गिरीश अग्रवाल जी से निवेदन करूंगी कि उनका पर्चा उड़ाकर स्वागत करें।
चाहते हैं उस दिशा में उस नगर एवं प्रदेश का विकास होना चाहिए। और ना जाने किन्हीं कारणों से हमें विकास की गंगा और यमुना में नहाने का जबरदस्ती प्रयास किया जा रहा है। कॉरिडोर हो सकता है शासन प्रशासन की निगाह में आवश्यक हो, परंतु जो वृंदावन के ब्रजवासी है, गोस्वामी समाज है, सिख पुरोहित है, उनको कॉरिडोर की नहीं उससे ज्यादा व्यवस्थाओं के लिए वो तत्पर है और शासन प्रशासन के साथ मिलकर चाहते हैं कि मंदिर के लिए व्यवस्थाएं सुदृढ़ हो और आने वाले तीर्थयात्रियों को एवं स्थानीय नागरिकों को कोई भी समस्या ना हो और ना ही उनके अधिकारों का हनन हो। कोई भी सरकार चुनी जाती है तो उसका मुख्य दायित्व होता है वहां के लिए रोजगार उपलब्ध कराना। पर बड़े ही शर्म की बात है कि मथुरा वृंदावन में चाहे आज की सरकार हो चाहे पिछली सरकार रही हो, चाहे यहाँ के जनप्रतिनिधि रहे हो, उन्होंने रोजगार की दिशा में वृंदावन मथुरा के लिए कभी कोई प्रयास नहीं किया। वो तो ठाकुर भाग्य बिहारी एवं राधा रानी की कृपा से ही पूरे मथुरा वृंदावन का कारोबार चल रहा है और आज साजिश के तहत उसी कारोबार को हमसे छीना जा रहा है। हमारी आमदनी का एक बड़ा हिस्सा हमसे छीनने के प्रयास किए जा रहे हैं। हो सकता है उसमें उनका कोई गुप्त एजेंडा छुपा हो, जो भी छुपा हो, पर स्थानीय नागरिक और स्थानीय व्यापारी, स्थानीय गोस्वामी समाज और ब्रजवासी इस चीज का पुरजोर विरोध करते हैं। हम कोई विरोध करते हैं, व्यवस्था का नहीं करते। आप आइए, व्यवस्था बनाइए, हम आपका स्वागत करने के लिए तैयार है, सच्चे मन से सच्चे हृदय से स्वागत करने के लिए तैयार है। और कॉरिडोर बनाया जा रहा है किनके लिए? उन यात्रियों के लिए, उन दर्शनार्थियों के लिए जो बिहारी मंदिर आने के लिए एक दिन का इंतजार कर सकते थे। अगर कहीं पे भी अगर बिहारी के वो इतने ही बड़े भक्त है तो आज नंबर नहीं आएगा, कल आएगा दर्शन के लिए, कल करके चले जाए। शासन प्रशासन और अधिकारी तो वीआईपी है ही, यहाँ आने वाले दर्शनार्थी भी अपने आप में कम वीआईपी नहीं है, उनको भी दर्शन के लिए वीआईपी व्यवस्था चाहिए। उनकी गाड़ी बिहारी चौखट तक पहुंचनी चाहिए। ये निश्चित तौर पे इनको कहीं भी दर्शनार्थी नहीं कर सकते, हम पर्यटक यात्री तो इनको कह सकते हैं। अब सरकार की दिशा में आते हैं पर्यटक में सरकार का पर्यावरण मंत्रालय का ये रहता है ऐसे कि कहीं भी कोई भी अगर पर्यटक स्थल है तो वहाँ पे जो भी यात्री आ रहा है वो अगर एक दिन रुक रहा है तो उसकी व्यवस्था इस तरह से रहे कि वो 2 दिन रुक के जाए, 2 दिन रुके तो 3 दिन रुक कर जाए। आला तालमेल है और जो भी होटल व्यवसायी है और पर्यटक सरकार उनके साथ इस चीज के लिए प्रयास करती है कि यहाँ आने वाले जो भी पर्यटक है वो एक ही जगह 2 दिन रुके और जो 2 दिन आ रहा है वो 3 दिन रुके। तो यहाँ पे तो व्यवस्था, मान लीजिए आप कह रहे हैं कि व्यवस्था नहीं है, तो यहाँ तो यात्रियों को आप व्यवस्था दीजिए कि आपका नंबर आई नहीं आएगा, कल आएगा, उससे सभी लोगों को लाभ होगा, व्यापार को लाभ होगा, टूरिज्म इंडस्ट्री को लाभ होगा, तीर्थ पुरोहितों को लाभ होगा, व्यापारियों को लाभ होगा, गोस्वामी समाज को लाभ होगा। उसके बाद जो सारे व्यवस्था पर्यटक स्थलों के लिए अलग व्यवस्था और वृंदावन के लिए अलग व्यवस्था। यहाँ तो आप यहाँ पर्यटक स्थल की तरह दृष्टि से सोच रहे, न तीर्थ स्थल की दृष्टि से सोच रहे, आप किस दृष्टिकोण से काम कर रहे हैं ये समझ से परे है। हो सकता है चुनाव में इसका फायदा हुआ है, आगे आपको हो जाए, पर ये बहुत लड़की है। यहाँ पे भगवान जब जरासंध ने यहाँ पे आक्रमण किया था तो भगवान ने भी ब्रजवासियों की रक्षा के लिए अपने आप को भगोड़ा घोषित हो जाना ज्यादा उचित समझा और तो उसने ब्रह्मांड का नायक है, ब्रजवासियों की रक्षा के लिए उसने अपने ऊपर कलंक लगाया। जिंदगी भर चलता रहेगा कि भगवान श्री कैसे भगोड़े थे, उस कलंक को भी अपने ऊपर स्वीकार करना। उस बाकी बिहारी के वक्त जो अधिकारी है उनके लिए गर्व की बात होनी चाहिए। श्री कृष्ण ने भी यहाँ ब्रजवासियों की सेवा करने के लिए जन्म लिया, मट्टी में गिरे और गोपियों की गालियां सुनी, उनके हाथ के कोड़े गए। आपका तो बड़ा आपके बुजुर्गों ने और उन्होंने कोई बहुत बड़ा काम किया होगा तो आपको यहाँ पे ब्रजवासियों की सेवा करने का मौका मिला है। आप अपने आप को दूर कर रहे हैं और ब्रजवासियों की समस्या समाधान करने की समस्या का हिस्सा बन रहे हैं, तो ये बड़ी शंका विषय है। पूरा व्यापार मंडल वृंदावन के गोस्वामी समाज के व्यापारियों के तीर्थों के साथ है। इस दिशा में सरकार और शासन प्रशासन उचित कार्रवाई करे, सबको संतुष्टि लेकर व्यवस्था बनाए, नहीं तो इस दिशा में जो भी है अपनी एक केवल एक बाजार का व्यापार मंडल है उसका विरोध है। आवश्यकता पड़ी तो पूरा व्यापार मंडल और
को आश्वस्त करना चाहता हूँ। इस दिशा में मेरी जो उनसे बात हो रही है, उनकी जहाँ भी आपको आवश्यकता पड़ेगी वो भी आपके कंधे से कंधा मिले। वृंदावन व्यापार मंडल की 15 इकाइयां सभी आपके साथ हैं। जिस दिन आपको आवश्यकता पड़ेगी वो आपका साथ देंगी। हम कॉरिडोर का विरोध करते हैं और स्थानीय होने के नाते हमारा ये कर्तव्य बनता है, जो भी समाज से कॉरिडोर का समर्थन कर रहे हैं वो इस चीज का ध्यान रखें कि अगर अपने लोगों का नुकसान हो गया, अगर कोई व्यवस्था बनती है और उसमें वो सहयोग करते हैं तो वो अपने आप को समाज से भी कहलाना छोड़ दें। अपने लोगों के लिए अगर हमको बेईमान भी बनना पड़े, स्वार्थी भी बनना पड़े, तो ये हमारे लिए गर्व की बात होनी चाहिए। अगर हमारे परिवार के किसी व्यक्ति का घर टूट रहा है, उनको नुकसान हो रहा है और हमको बहुत बड़े समाज सेवी का नोबेल पुरस्कार भी मिलता है, तो हमको उस नोबेल पुरस्कार की नहीं, हमको अपने व्यापारी की साथ की जरूरत है, आवश्यक जरूर है। मेरा सभी से निवेदन है कि इस दिशा में जो भी राजनीतिक व्यक्ति कर रहे हैं वो ना करें। थोड़ी बहुत मानवीयता बची हुई है उसको सही कर रखें। कोई भी व्यक्ति हो, जो व्यक्ति इससे प्रभावित हो रहा है, हो सकता है उनकी निगाह में कॉरिडोर आवश्यक हो, शासन प्रशासन क्या कहे वो बात की बात है, पर हम क्यों इस चीज में शासन प्रशासन का और जो अपने लोगों का है उस चीज का विरोध करें। और लोगों को इस चीज का भी ध्यान रखना चाहिए। आज जो लोग उनका साथ नहीं दे रहे उनको महिमा मंडन करना हम छोड़ें। ब्रजवासी उन लोगों का ही सहयोग करें जो हमारा सहयोग कर रहा है। जो आज हमारी विपत्ति में हमारे साथ नहीं है, हमारा भी कर्तव्य बनता है, तो आगे उसको आईना दिखाएं। मंचों केवल मंच की व्यवस्था और सारी व्यवस्थाओं के लिए हम बलि का बकरा नहीं बनता रहे। इसी के साथ मैं अपनी बाणी को विराम देता हूं। पत्रकार जगत से हमारे पास आए हुए हैं आज इस परिचर्चा में शामिल होने के लिए श्री अनूप शर्मा जी। मैं उनसे निवेदन करूंगी पहले तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। और आरसी डिग्री कॉलेज प्रबंधन का सारी टीचर्स का बहुत बहुत अभिनंदन और जो कोऑर्डिनेशन कमेटी आज की इस परिचर्चा के लिए बनी थी उनको बहुत बहुत बधाई। इस समय वास्तव में बहुत ज्वलंत मुद्दा है और यहाँ पर खड़े होकर के बोलना, वैसे न जाने कि किन जगहों पर खड़े होकर के क्या क्या बोला है, लेकिन इस समय चूंकि सीधे तौर पर ये अपनों से जुड़ा मुद्दा है तो इस पर बोलने में थोड़ी असहजता हो रही है। एक पुनः बधाई आप लोगों को आज के आयोजन के लिए। और दिनेश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छे तरीके से पूरे विषय को बहुत तरीके से समझाने की कोशिश की। और 200 की संख्या में 300-400 की संख्या में जो गर्ल्स हैं, ये बहुत ऊर्जावान दिमाग इन लोगों के पास है और शायद अभी तक कॉरिडोर को लेकर के एक अलग सा सेंटीमेंट, अलग सा सीन बन चुका है। आज यहाँ पर आरसी गर्ल्स डिग्री कॉलेज में एक मैसेज आप लोगों का इन लोगों तक करने हुआ होगा। दोनों दृष्टि से सोचिए। कॉरिडोर को लेकर के सबसे पहले मैं ये कहूँ कि जागे तन नहीं फटी बीमारी मुख्य जाने पीर पर। ये सच्चाई है कि कॉरिडोर का निर्माण बहुत से लोगों को प्रभावित करेगा। अगर हम एक व्यू देखते हैं, मेरा जाना नहीं हो पाया, मेरी जन्मस्थली हालांकि बनारस के बिल्कुल पास में है, मैं मिर्जापुर में जन्मा हूँ, लेकिन कॉरिडोर निर्माण के बाद मैं काशी विश्वनाथ नहीं गया, उज्जैन नहीं गया। लेकिन जितना कुछ हम लोग आज के सोशल मीडिया के या मीडिया के दौर में देख लेते हैं तो वास्तव में बहुत सुंदर एहसास होता है। अगर हम बनारस का कॉरिडोर देखें, उज्जैन का भी हाल में हुआ है, उसको देखें, तो उसको देखने के बाद शायद मेरी या आपकी भी ये होगी कि हम लोग बिहारी जी हमेशा से जाते हैं, हमारे आराध्य हैं, हमारे इष्ट हैं, वहाँ जाके एक आत्मिक संतोष का अनुभव होता है। तो वहाँ स्वाभाविक रूप से दुश्वारियाँ, परेशानियाँ समय समय पर कभी कभी, मैं 10 बार जाऊँ तो मुझे हो सकता है 5 बार थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़े, लेकिन जब मैं गया हूँ कि मेरे भगवान के मुझे दर्शन करने हैं तो दिक्कतों को मैं सामना करके तैयार होकर जाऊँगा कि हाँ असुविधा हो सकती है। ऐसे नहीं तो फिर आपके घर में ही आपके भगवान है, आप उन्हीं को पूछ लीजिए। जब एक बड़े धार्मिक केंद्र पर आप जाते हैं, वहाँ अगर बड़ा फुटबॉल है तो अव्यवस्थाएं कभी कभी आ सकती है, वो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है।
लेकिन मैंने कहा कि जब हम लोग महाकाल या वाराणसी को देख रहे हैं तो लगे कि यहाँ भी बन जाएगा तो क्या हो रही है, बहुत अच्छा लगेगा, बहुत सारी सुविधाएं मिल जाएंगी, बहुत कुछ अच्छा दर्शनीय हो जाएगा और एक रिमार्केबल एक लैंडमार्क स्थापित हो जाएगा हमारे मथुरा वृंदावन में। तो ये तो एक कॉमन टू ऑल हो गया। लेकिन यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं या इधर हमारे दिनेश भाई सब बैठे हैं या अन्य हमारे बंधु हैं, सच्चाई में इन लोगों से पूछिए और अपने ऊपर रख करके देखिए कि अगर वहां पर आपके मकान होते, आपकी दुकानें होती, आपके माता पिता के मकान और दुकान होते और फिर वो तोड़े जा रहे होते तो स्वाभाविक रूप से आपको कष्ट होता। लेकिन कभी भी आप किसी बदलते हुए दौर में जहां पर जनसंख्या का विस्तार हो रहा हो, जहां समय आगे बढ़ रहा हो, तो वहां विकास की गति रोक नहीं सकते। डिमांड हम ही लोग विकास की करते हैं, लेकिन वो विकास किसी के विनाश की तरफ नहीं है। समस्या यहाँ पर जो मैंने अभी तक अनुभव की है, समस्या यहाँ पर आ रही है बहुत बड़ी संवादहीनता की। कॉरिडोर बनने जा रहा है, कॉरिडोर बनने जा रहा है, कॉरिडोर बनने जा रहा है, हम लोग लगातार सुन रहे हैं, लेकिन उसके अभी भी 2 या 3 अलग अलग रूपरेख दिखाई देते हैं। कभी एक नक्शा सा सामने आ जाता है, कभी कुछ और सामने आता है। आप आश्चर्यजनक तरीके से सोचिए कि इतनी बड़ी प्लानिंग को लेकर के ये लोग जो सीधे तौर पर प्रभावित होंगे, वहां एक्स एमएलए बैठे हैं। मैं पत्रकारिता की दिशा में सक्रियता से 20 सालों से काम कर रहा हूं, लेकिन अभी तक फुल प्रूफ एक मास्टर प्लान या मास्टर लाइन्स हमारे पास नहीं आई। इतना रहस्यमय संसार बना दिया है कॉरिडोर को लेकर। जिन लोगों के दुकान या मकान जाएंगे उनसे अभी तक सीधे तौर पर बैठ के संवाद नहीं किया गया, उनको सम्मान देते हुए या उनकी पीठ पे हाथ रख के कि अगर आप यहाँ से हटाए जाएंगे तो हम आपके लिए प्लान क्या लेके आएंगे, हम आपको कहाँ पे पुनर्वासित करेंगे, हम आपके लिए क्या प्लानिंग देंगे, बहुत कुछ अंधेरे में। और जब बात करने जाते हैं तो दिनेश जी ने अभी बताया था कलेक्ट्रेट परिसर में सभागार में वहां पर बात हुई थी, तो मुझे लगता है कि जो बॉडी लैंग्वेज वहां पर इन लोगों ने मशीनरी की पाई होगी, ये अनुभव लेकर के आए हैं कि वहां मशीनरी ने सिर्फ ये बताने की कोशिश की कि जो हम कर रहे हैं वो तो होगा, आपको मानसिक रूप से तैयार करें। तो सच्चाई बात तो ये है कि लगभग आप इस बात को अभी माने चाहे न माने, लेकिन ये सच्चाई की कॉरिडोर बनने शायद संभवतः मैं मानता हूँ जाए। अब यहाँ समस्या क्या है, मैं इस बात को बहुत विनम्रता से कहूँगा और मुझे लगता है कि आप इस बात से नाराज नहीं होंगे, लेकिन इस पूरे आंदोलन में जो कॉरिडोर के विरोध में चल रहा है वहां मतभिन्नता भी बहुत है। वहां अगर 10 में से 4 लोग विरोध कर रहे हैं तो 6 लोग ऐसे हैं जो समर्थन भी कर रहे हैं या 2 लोग ऐसे हैं जो न्यूट्रल भी है। ये बहुत बड़ी इस पूरे परेशानी में इस पूरी जो इन लोगों की कवायद है उसे कहीं जाकर के थोड़ा सा प्रभावित करती है। मैं हमेशा से बहुत सम्मान देता हूं और मुझे बहुत स्नेह मिलता है माथुर साहब का। उन्होंने भी इस बदले हुए दौर के आज के वातावरण के बारे में जिक्र किया, लेकिन साथ साथ उन्होंने डिमांड की कि कम से कम आप लोग अपना प्रतीकात्मक विरोध इस तरीके से तो दर्शाइए जो काउंट हो, जहां पर जाके लगे कि आपका विरोध की श्रेणी में आ रहा है। मैं अभी 3 दिन 4 दिन पहले मेरे साथी बलराम के साथ वहां पर था बिहार नदी पर, तो हम लोगों ने 1 या 1:30 बजे पूछा कि आप लोग कुछ कर रहे हैं क्या? बोले हाँ अभी विचार हो रहा है। तो बैठे बैठे अचानक 12, 15, 18 लोगों का 20 लोगों का विचार होता है और दिनेश जी फिर मेरे सवाल का जवाब इस तरीके से संशोधित करके दे देते हैं कि जब यहाँ पर मूवमेंट हो रहा है तो जरूरी नहीं है कि 20,000 आदमी आए, 20,000 के चुने हुए 20 हम यहाँ पर आ गए। लेकिन शायद मुझे लगता नहीं है कि आप यहाँ में उत्साही की बात नहीं कर रहा। सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोगों की तरफ से कोशिशें हुई, बहुत सारी कोशिशें हुई, लेकिन वो सफल नहीं हो सकी कि टेबल लग सके, संवाद हो सके। और संवाद करने जब आप गए तो वहां पर शायद आपको सामने से बातें जो बताई गई वही बहुत कुछ कह पाने या अपना दर्ज करा के आ पाने की आप स्थिति में नहीं। तो मतभिन्नता है, अभी हमने देखा है, ये सबके सामने है कि वृंदावन के संत समाज का एक वर्ग कह सकते हैं, बहुत ज्यादा तो शायद क्लैरिटी अभी उसमें नहीं आई है। फूलडोल बिहारी दास महाराज पहुंचे थे, उन्होंने जाके समर्थन भी कर दिया है। तो यहाँ पर भी शायद आप लोगों के पास अपनी पूरी प्लानिंग को और इंटैक्ट करने की मुझे लगता है जरूरत आ रही है। ये सारी बातें मैंने तब कही जो वर्तमान हालात है। फिर उसके साथ बात आ जाती है कि विकास का विरोध क्यों? विकास होना चाहिए, कॉरिडोर न बने, कॉरिडोर जैसा कुछ बन जाना चाहिए, उसका एक ऐसा मैकेनिज्म आए कि इन लोगों पर नुकसान की चोट न पड़े और आपकी व्यवस्थाएं सुधर जाए। जन्माष्टमी की मंगला आरती में 2 श्रद्धालुओं की जो दुखद मौत थी, उस जैसी चीजों की पुनरावृत्ति यदि नहीं आप करवाना चाहते हैं तो आपके पास बहुत बड़ा सिस्टम है, आपके पास बहुत सारे विशेषज्ञ लोग हैं। आप एक ऐसा मैकेनिज्म ला सकते हैं जिससे कि ऐसी स्थितियों की पुनरावृत्ति न हो, लेकिन घरों और दुकानों को उजाड़े रहे। एक बात यहाँ बहुत अवश्य है कि हम लोग अभी भी कुछ ऐसी चीजों को लकीर बना के चल रहे हैं। मैं फिर इस बात पे किसी के भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता। हम लोग लगातार कहते हैं कि
कुछ गलियों में हमारा वास है, ये हमारी पुरातन सभ्यता है, पौराणिकता है। सच्चाई ये है कि हम में से, आप में से, शायद मैं भी हो सकता हूँ, मैं अपने ऊपर रख के कहूँ तो ज्यादा बेहतर है, हम लोगों ने शायद अपने कस्टम और कल्चर ज्यादा खराब किए हैं। इन्हीं कुंज गलियों को, जहां आप कहते हैं कि मेरा कुंज बिहारी, क्योंकि कुंज में विराजने वाला मेरा बिहारी कुंज बिहारी, उन्हीं कुंज गलियों को व्यावसायिक स्थानों के तौर पर हमने आप में ही तब्दील किया है। वहां पर लाखों रुपए का प्रतिदिन का, कभी कभी वो संख्या और ज्यादा बढ़, लाखों में प्रतिदिन का वहां व्यापार होता है। उन कुंज गलियों को, जो वास्तव में कुंज गली के स्वरूप में नजर आनी चाहिए थी, जहां मध्य में विराजमान हम बिहारी भी होते, उनके स्वरूप को हमने ही प्रभावित किया। जब हमारी तरफ से एक गलती कहीं आती है तो फिर उसका फायदा लेने के लिए तत्परता दिखा दी जाती है, और वो दिखाई जाती है। सच्चाई है कि 2 व्यक्तियों की, 2 श्रद्धालुओं की मौत के बाद जो जांच होनी थी, उसका डायरेक्शन कहीं और जाना चाहिए था प्राथमिक तौर पर पहले, लेकिन वो जांच का वो हिस्सा तो शायद अभी सामने नहीं आया है। हाँ, वो कॉरिडोर की आवश्यकता बताते हुए उस पर एक बड़ी एक्सरसाइज शुरू हो गई है। उस एक्सरसाइज से हमारे बहुत सारे बंधु प्रभावित हो रहे हैं। विकास आवश्यक है, कॉरिडोर नहीं, लेकिन कॉरिडोर जैसी कोई और अच्छी व्यवस्था आवश्यक है। और अगर कॉरिडोर के लिए आप इतने कटिबद्ध हो भी गए हैं, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि उससे प्रभावित होने वाले लोगों के साथ आपके संवाद नहीं हो रहे, बातचीत नहीं हो रही। जब कभी भी किसी को सरकारें हमारे लिए होती हैं, वो हमारे हित चिंता के लिए, हमारे कष्ट के समाधान के लिए होती हैं। आज एक वर्ग हमारा अगर कष्ट में है, आशंकित है, उसके मन में बहुत सारे सवाल हैं कि उनका भविष्य क्या होगा, उन्हें बुलाइए, उनके संग बैठ के बात करिए, उन्हें समझाइए कि ऐसा नहीं, ऐसा होगा, और ऐसा हुआ तो कैसा होगा। लेकिन उसकी अभी तक अभाव नजर आ रहा है, भिन्नता नजर आ रही है। संभवतः यही वजह है कि अभी कॉरिडोर के मुद्दे पर यहाँ पर इतने सभी बंधु आकर के बहुत प्रखरता से और मुखरता से अपनी बात तो कह रहे हैं, लेकिन ये कॉमन वॉइस अभी नहीं कर पाया इसके विरोध का। और शायद यही वजह है कि प्रदीप भाई साहब भी शायद एक बार जाकर के वहाँ रह गए हैं। ये भी अगर चाहते तो ये भी एक आवश्यक होता है कि विपक्ष में अगर कोई व्यक्ति हो सक्रिय और उसके पास कुछ शक्ति हो, तो वो अच्छे तरीके से काम कर सकता है। मुझे याद है आज से कुछ वर्ष पहले ये बिहारी जी के सेवायत गोस्वामी बंधु पहुंचे थे। रात का वक्त था, मैं तब न्यूज में काम करता था। मुझे पता चला कि गोस्वामी बंधुओं का एक समूह पहुंच रहा है माथुर साहब के यहाँ, और उस समय अधिग्रहण की बात आ रही थी। तो मंदिर का अधिग्रहण नहीं हम करवाना चाहते, और वो सभी लोग इनके ड्राइंग रूम में आकर के जमीन में बैठ गए थे सब लोग, और राधे राधे का उन्होंने जाप शुरू कर दिया था। तो प्रदीप भाई सबसे उन्होंने वचन ले लिया था कि आप ऐसा नहीं होने देंगे। इन्होंने वचन दिया और ऐसा नहीं होने दिया। तो आज सरकार जिनकी है वहां से प्लानिंग आ रही है, और हम उनसे समाधान की अपेक्षा करें तो ये संभव नहीं होगा। अगर इसमें समाधान आप चाहते हैं, अपने हितों की रक्षा चाहते हैं, तो आपको अपने तरह से ही इनिशिएट करना पड़ेगा, और उसके लिए कुछ अच्छी प्लानिंग हो। विकास का विरोध आप में से भी किसी ने नहीं किया है, लेकिन उसमें और बेहतर क्या हो सके, आपके मध्य मार्ग क्या निकल सके, इसकी कोशिशें संभवतः आप ही को करनी पड़ेगी। आप सभी के बेहतर भविष्य की शुभकामनाएं, और वैसे बिल्कुल सही कहा कि संवाद की चिंता भी पूरे प्रकरण में जरूरी है। अब हम अपना प्रश्न का सेशन शुरू करेंगे। यहाँ छात्राओं में, आमंत्रित अतिथियों में जो कोई भी किसी से प्रश्न पूछना चाहे पूछ सकते हैं। तो पूछ सकते हैं। इतनी सारी परिचर्चा के बाद यदि उनके मन में कोई प्रश्न उठे हो और वो पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, मैं इधर यहाँ मौजूद मेरी सभी बेटियों, बहनों और शिक्षकगण, अतिथिगण परिचर्चा के लिए आए हुए हैं। ये परिचर्चा हो किससे रही है? जवाब कौन देगा मेरे सवालों का? कोई अतिथि, कोई जिम्मेदार नागरिक? मेरे सवालों का जवाब कौन देगा? आपने सवाल करने के लिए कहा है। जिससे यहाँ पर बैठे अतिथिगणों में मैं कागज कर सकता हूँ किसी को भी? चलिए, बहुत अच्छी बात है। यह खुला निमंत्रण है। माइक अपने हाथ में ले लीजिएगा। सबसे पहले शुरुआत मैं करूंगा आपको। नमस्कार।
लेकिन उससे सबसे पहले शुरुआत करूंगा मैं माथुर साहब से। माथुर साहब आप मेरे बहुत पसंदीदा हो और टारगेट पे रहते हो। हेल्थी चर्चा करनी है हमारा सर। नहीं भाई आप ऐसे रहिए, मैं आपके सम्मान में आपके पास इतनी बढ़िया नॉलेज होने के बावजूद भी, इतना बड़ा समय आपने हमारे साथ गुजारा है, इतना कुछ होने के बावजूद भी, और आप सुनने में आ रहा है कि आप लखनऊ में एक मंडल में भी हैं, जो विधानसभा मंडल होता है अपना। मेरी आवाज क्लियर हो रही है? हिंदी क्लियर? आपने हमारे लिए क्या किया माथुर साहब? क्या बात करी हमारी? किसका सवाल किए? ऐसा है इस पर आगे बढ़कर आपने पूछा, आपके पास इतना अच्छा मौका है। नहीं, सवाल खत्म नहीं हुआ माथुर साहब। आपके पास इससे बेहतर मौका जीवन में कभी नहीं आएगा। सत्ता में वापस आने के लिए इससे बेहतर मौका कभी नहीं आएगा। क्या आपके पास काम है, आपके पास सब कुछ बहुत बेहतरीन तरीके से आपने सबके सामने बता दिया। मैं बड़ा प्रभावित हुआ आपसे, लेकिन आपने क्या किया इस मुद्दे के लिए या और मुद्दों के लिए? सर पढ़ना बताइए। ऐसा है कि मैं गोसाई समाज के बीच में गया, जिसमें हड़ताल में लोग बैठे हुए थे। आप सुनिए, बच्चों सुनिए, ये आपके मतों की बात हो सकती है। आप एक मिनट मैं बच्चों से बात कर लूं, बच्चों को शांत कर लूं ताकि आप सुन सके वो, क्योंकि माथुर साहब के पास बहुत बेहतर जवाब हमने मेरे सवालों पर आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। इसीलिए शांत बने रहो, वो जो कहना चाह रहे हैं वो आपके मतलब की बात करना चाह रहे हैं। आपको जवाब दे रहे हैं। मैं पहले आपको बच्चों को शांत करूं। देखिए ऐसा है कि मैं खुद चिंतित हूँ, वरना मैं यहाँ आता ही नहीं। लेकिन मैं चिंतित नहीं होता तो इस डिबेट में नहीं आता। पहली बात तो ये सुनो, अब ये कि आपका आपका क्वेश्चन हो गया ना। मैं अभी दो तीन मिनट दूसरी अतिथियों से बात करूँ। एक से ज्यादा प्रश्न का मौका हम आपको नहीं दे पाएंगे। आपका एक प्रश्न हो चुका है और वो हमारा समय भी सीमित है। मात्र साहब जाने ही वाले थे, मैंने हो चुका है। बहुत धन्यवाद। दूसरा आपने ये कहा, मैं जब इतने दिनों से ये धरने में बैठे सैनिक लोग को जितने भी पता है, जितने लोग ले आपको समर्थन करवा की बात है। समस्याएं हैं और यहाँ पर पत्रकार गण भी मौजूद है। जो कुछ भी होगा पत्रकारों के माध्यम से आपकी बात अवश्य सरकार तक भी पहुँचेगी, लेकिन ये कोई मंच इस कार्य के लिए नहीं है कि आप यहाँ पर विरोध प्रदर्शित करें। आपकी की बच्चियाँ यहाँ पर पढ़ रही हैं। बहुत धन्यवाद। यहाँ की व्यवस्थाएं बनाए रखना, यहाँ पर अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना, वो और हमारे अतिथियों का सम्मान करना, वो सबसे पहली आवश्यकता है। कृपया इसका ध्यान रखें। आपने जो प्रश्न किया, मैं बेहद चिंतित हूँ इस मामले को लेकर, और यदि मैं चिंतित नहीं होता तो इस डिबेट में नहीं आता और नहीं छुपाता। नंबर 2, जब मुझे पता लगा कि गोस्वामी लोग और सेवायत लोग, व्यापारी लोग धंधे में लगे हैं, तो जिस वक्त मुझे समय मिला मैं उनके बीच में गया, उनकी बैठक जानी और उनको थोड़ा बहुत मार्गदर्शन किया, और फिर अधिकारियों से भी बात करी, दिल्ली में भी बात करी, लखनऊ में भी बात करी, और मुख्यमंत्री के जो कॉरिडोर के जो उनके जो वो होता है सेक्रेटेरिएट है, उन अधिकारियों से भी बात करी। इसका सॉल्यूशन निकालिए। कॉरिडोर बनाने से काम चलने वाला नहीं है। यहाँ तमाम लोग बेरोजगार हो जाएंगे, यहाँ का पौराणिक महत्व खत्म होगा, और जब आप बेहतरी के मंदिर को टच करने की बात ही नहीं करना है तो उसका औचित्य कॉरिडोर बनाने का नहीं रह जाता। बात के अंदर कॉरिडोर बनाने का आप 50,000 आदमी लोग कॉरिडोर के अंदर इकट्ठे कर लेंगे तो बिहारी जी के दर्शन आप कैसे करेंगे? तो ये सारी की सारी बातें हमने करी, और इसमें गंभीरता को देखते हुए जब मेरे पास डॉक्टर चौधरी का फोन आया तो मैंने कहा आपने बड़ा अच्छा डिबेट रखा है और इस पर चर्चा, लोगों के ओपिनियन आएंगे, कोई रास्ता निकलेगा, और आप उसका सबका नाम लिख के आगे मुख्यमंत्री को भेजिए, ईमेल करिए कि उस पर ट्विटर पर डालिए कि इस पर मीटिंग हुई। और ये छात्राओं का ओपिनियन और मंडल के लोगों का ओपिनियन ये है, ब्रजवासियों का ओपिनियन ये है कि कॉरिडोर नहीं बनना चाहिए, क्योंकि ट्विटर को जब आप टैग करेंगे मुख्यमंत्री को तो मुख्यमंत्री अवश्य ही उसे देंगे ना पर। तो ये अभी तक की परिचर्चा ये है, और अभी तक का ये मेरा
विड्रॉ करे या उसे कंटिन्यू करें, वो भी देख रहे होंगे। शासन प्रशासन की उनकी अपनी एजेंसी होती है, वो भी देख रहे होते हैं कि इस बात का विरोध कितना बढ़ रहा है, इन्हें इसे रखने में लाभ है या ना रखने में लाभ है। क्योंकि जो भी सत्ता में होता है वो अपने पैरामीटर्स देखता है कि इसका हमें पॉलिटिकल लाभ है कि नहीं लाभ। तो बात यहीं तक अभी खत्म होती है और अभी चैप्टर क्लोज नहीं हुआ है। पार्टिसिपेशन तो आगे बढ़ाया जा सकता है और हमने तो व्यापार मंडल के लोगों से कह रखा है कि हम तुम्हारे साथ हैं और हमने उनसे कहा है कि अपने आंदोलन को और व्यापक बनाइए। आपके खुले मन से मैंने कह दिया कि आप विरोध नहीं कर रहे हैं, अभी आप प्रार्थना कर रहे हैं और प्रार्थना करने से कोई बातें होती नहीं। तो इसलिए विरोध का नाम गांधी कन्वेंशन में बैठिए। तमाम ऐसे तरीके हैं जिससे आप विरोध करें, जरूरी नहीं है कि हिंसक हो, आप और तरीके भी हो सकते हैं। आप वृंदावन बंद करिए, फिर मथुरा बंद करिए। हम लोगों ने तमाम 20 साल की लंबी राजनीतिक जीवन में तमाम काम किए और तमाम जनता की प्रॉब्लम्स का निदान किया है। मथुरा बंद के रहे हैं, ऐसा नहीं है सत्ता में जाकर हमने मथुरा बंद ना कराया हो। हम एमएलए रहते हुए हमने खुद मथुरा बंद कराया था। डॉक्टर माइत्री की जब वो आपको याद होगा कि कहते होगा तो मथुरा बंद मैंने कराया था और मैं एमएलए था। तो जब शासन प्रशासन कोई काम नहीं करता तो फिर ये सहारे लेने पड़ते हैं, तभी शासन प्रशासन सजग होता है। तो अभी एकदम कुछ होने नहीं जा रहा। सुप्रीम कोर्ट में भी तारीख पड़ी हुई है 1 बजे की। अभी यही बैठे बैठे मैं बराबर फोन कर रहा हूँ तो क्या हुआ, बोले अब 1 बजे के बाद सुनवाई है, उसके बाद कोई निर्णय आएगा। तो इस पर हम ज्यादा चर्चा इसलिए भी नहीं कर सकते क्योंकि मैटर सेंसिटिव है और आप क्योंकि कोर्ट के आदेशों से हो रहा है, चाहे पीआईएल किसी ने भी कराई हो, चाहे वो व्यक्ति शासन प्रशासन से संबंधित ही क्यों ना हो, तो पीआईएल जिसके कराई है उसकी सुनवाई कोर्ट में है। तो इसलिए हम ज्यादा मुखर होकर बात नहीं करते। तो अपनी लिमिटेशंस के अंदर जो मैं मदद कर सकता हूँ मदद करूंगा और आपके साथ खड़ा होगा कि आपको जो मुसीबत होगी तो मैं आप उनके साथ खड़ा पाऊंगा। आप लोग बच्चों को की तरफ से कोई प्रश्न हो रहा है? मेरी थोड़ी सी केवल जिज्ञासा है और वो गोस्वामी समाज से प्रबंधन से जुड़े हुए लोगों से है और आज ये अवसर है जिसमें कि शायद कुछ उस विषय पर स्पष्टता हो जाए। अक्सर मैं समाचार पत्रों में पढ़ता हूँ कि बिहारी जी के दर्शन का समय अदालत ने बढ़ाया, कम किया, अदालत ने ये किया और पता नहीं क्या किया। मुझे लगता है कि ये जो मंदिर है ये अदालत चला रही है, सरकार चला रही है, लेकिन ये बहुत गंभीर मसला है। मंदिर जो है, जहां तक मेरा सीमित ज्ञान है, हम लोग एक धर्मनिरपेक्ष राज्य में रह रहे हैं और उसमें सभी जो धर्म है उनके प्रति एक तो भाव एक होता है, उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं होता सरकार का। किस प्रकार से सरकार मंदिरों पर नियंत्रण रखते हुए, ये एक बड़ा मुद्दा है। और क्या बिहारी जी का मंदिर सरकार का है, सरकार का नियंत्रण है, ये क्यों है? बिहारी जी से प्रबंधन से जुड़े लोग बताएं कि ये क्यों है कि हमारी मंदिर कब खुलेगा, कैसे खुलेगा, व्यवस्था क्या होगी, यह चीज क्यों नहीं हमारा समाज बिहारी जी के सेवायत या उनके भक्तगण या ये पूरा समाज ही तय करता है? ये क्यों सरकार ये काम कर रही है? सरकार ही तय करने वाली क्यों है? ये क्या स्थिति है? जब इसको जरा स्पष्ट करें बिहारी जी, ये गोस्वामी। आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। लोग आज भी असमंजस में हैं। उन्हें पता ही नहीं है कि इसका संचालन कौन कर रहा है, किसी को नहीं पता। हम शोर कर रहे हैं कि हम मालिक हैं। आपको डॉक्टर साहब ध्यान होगा, जब मैं बोल रहा था मैंने एक शब्द कहा था, आपने ध्यान होगा कि हमारे अंदर बहुत बड़ी कमियां हैं जिसकी वजह से आज कोविड हो रहा है। पहले मैं आपको स्पष्ट कर दूं, 2016 के अंदर लास्ट हमारी मैनेजमेंट कमेटी का चुनाव हुआ। उस चुनाव में शयन बोर्ड
और राजभोग 2 शाखाएं होती हैं। राजभोग शाखा से 2 मेंबर निर्विरोध चुने गए। शयन भोग से एक में चुना गया और एक गौरव गोस्वामी चुने गए। हमारे यहाँ का एक प्रावधान है, 3 मतलब हम खुद चुनते हैं और उसके बाद कमेटी बनती है। उसमें एक शब्द लिखा हुआ है जो हमारे पूर्वजों ने हमारे अच्छाई के लिए, हमारे मेल मिलाप के लिए लिखा। वो था एमेंडेम 7। और ये कमेटी जब शुरू हुई है इस एमेंडेम 7 की वजह से हुई है। पहले 20 साल रही, क्या वो पुरानी बातें ज्यादा हिस्ट्री बना। आज 2016 में उस कमेटी पर स्टे आ गया और अप्रत्यक्ष रूप से इस मंदिर का संचालन न्यायालय कर रहा है। न्यायालय में भी जो सबसे नीचा अफसर है वो देख रहा है। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है, ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। हमारा दुर्भाग्य है क्योंकि हम कानून से बने हुए हैं। प्रश्न ये है कि मंदिर जो है अदालत चलाए, तो ये जो भक्त हैं, ये जो सेवायत हैं, ये हमारा जो समाज है, जो हमारा की, उसका क्या अर्थ है? ये देखिए, इतने लोगों के बीच में मैं स्पष्ट स्वीकार करता हूं, आज अगर ये कॉरिडोर बनने जा रहा है तो उसके जिम्मेदार गोस्वामी समाज है। मैं इसलिए हूं कि मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं, कोर्ट से हाथ सदे हुए। आज अगर ये कॉरिडोर बन रहा है, कॉरिडोर की हालत आई है, उसके लिए हम जिम्मेदार हैं। हमारे अंदर कमियां हैं। हम जब अधिग्रहण डायरेक्ट होता है हम विरोध करते हैं, सबको इकट्ठा करते हैं, और जब शासन हमारे हाथ में होता है तो हम खुद जाके गवर्नमेंट को कहते हैं कि ये ले तू चला। अब आप देखिए, एक विश्व प्रसिद्ध मंदिर, उसका संचालन किसी को भी मिलेगा, वो किसी भी हद तक उसको छोड़ना नहीं चाहेगा, और वही हो रहा है। 2016 से एक फाइल बनी हुई है जिसमें आज तक एक तारीख नहीं बनी, तो ये प्रशासन मंदिर को चलाएगा। नहीं तो आप लोगों को ये भी करना कि अभी तो कॉरिडोर तो अभी एक मसला है, इसके कॉरिडोर के पर्दे के पीछे आप लोगों को ये डर दिए कि आगे जाकर के आप लोगों का जो बचे हुए अधिकार है वो चले जाएंगे। सरकार का सबसे बड़ा कॉरिडोर तो एक बहाना है, वो मंदिर का अधिग्रहण करना चाहती है। और जो सरकार का प्रस्ताव है उसमें क्लियर लिखा हुआ है 11 लोगों का ट्रस्ट बनेगा। और उस दिन शायद जो लोग मीटिंग में मौजूद थे, डीएम साहब ने, एसएसपी साहब ने अपना बड़ा, देखो आईएएस है, उन्होंने पढ़ी हुई उससे चालाकी से, बड़ी होशियारी से हमको समझाने के लिए एक बात कही, हम तो प्रदेश सदस्य होंगे। अब आप बता सकते हैं वो प्रदेश सदस्य होंगे, बाकी बड़े बड़े संत महंत होंगे जिनका वृंदावन से कोई लेना देना ही नहीं है। आपने सुना होगा बहुत बड़ा प्रचार हुआ था एक रसोई बनी थी, रसोई, उस रसोई के जो उपाध्यक्ष है उन्होंने अनंत शर्मा जी, बहुत सी चीजें जो लोग नहीं जानते, आपने बोला था। पर क्या है, जिस तरह से प्रशासन बार बार एक ही चीज कह रहा था ना, कोर्ट में लंबित है, कोर्ट में लंबित है, इसीलिए मैं भी आज कुछ नहीं कह सकता हूँ, कोर्ट में लंबित है। ये एक कानून है, बच्चों सुने, ये कानून है कि मंदिर का अधिग्रहण किया जा सकता है। क्या आप लोग गोस्वामी समाज मिलकर के एक क्या प्रस्ताव पास कर सकते हैं कि यह कानून खत्म होना चाहिए? जब हम किसी दूसरे धर्म की किसी भी संस्था को टच नहीं कर सकते, हम किसी मस्जिद पर, किसी चर्च पर कभी कोई अधिग्रहण की बात सोच नहीं सकते, क्योंकि हमारा सेकुलर स्टेट है, तो हमारा ये जो मंदिर है ये क्यों आगे क्यों
आप सोचिए, न्यायपालिका का जो सबसे निचला स्तर है जनपद न्यायालय, उसका भी जो सबसे निचला अधिकारी है वो इस मंदिर का मालिक है। आवश्यक नहीं है कि वह बिहारी जी में आस्था रखता हो, आवश्यक नहीं है कि वो एक हिंदू धर्म का हो, लेकिन वह व्यक्ति तय करेगा कि बिहारी जी कब दर्शन देंगे। सारी व्यवस्थाओं का अधिकारी हुआ है। ये कौन सा कानून है? क्या आप लोग अपने प्रतिनिधियों से, जनप्रतिनिधियों से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि आगे जब आप चुनाव लड़ें तो ये वायदा करें कि इस किस्म के कानून को आप समाप्त कराइए? बता रहा हूँ कि ये मुद्दा जो हमारे जो कमेटी का एक अलग कानून है और वो 1839 के तहत हुआ था, उस समय बात एक अलग थी। मैं आपको आज कॉरिडोर की मंशा बताता हूँ। आप देखिए, आज जिस एरिया में कॉरिडोर बन रहा है, ये विधायक जी के मतलब की बात है। जिस एरिया में कॉरिडोर बन रहा है वहां के टीएलसी रेट सबसे कम है, कम हुए हैं। शायद मैंने सुना है, मैं पक्का नहीं हूं, मैंने सुना है 55 से 18 हो गए, 24, 55, 18, 16 तेरह मतलब कम हुए। गवर्नमेंट आपको क्या दे रही है? 250 करोड़ रुपए को हमने जोड़े हैं, 250 करोड़। गवर्नमेंट आपको कुछ नहीं दे रही है। हमारा 250 करोड़ लगाएगी पहले, इसीलिए वो वहां ट्रस्ट बनाना चाहती है। अपना पैसा बचाने के लिए उसने टीएलसी रेट कम कर दिया। हमारा पैसा लगाने की, हमारे भक्तों का पैसा लगाने की क्या आवश्यकता है? वो ठाकुर जी का पैसा है, आप लगाओ। उस पैसे को हम लोग बर्बाद कर सकते थे। अगर हमने बर्बाद कर लिया होता तो आज ये कॉरिडोर नहीं बनता। ये 250 करोड़ रुपए कॉरिडोर को बन रहे हैं। इसलिए मैंने स्वीकार किया है कि इस कॉरिडोर के जिम्मेदार हम हैं। आदरणीय डॉक्टर साहब, मंदिर के बारे में बहुत सारी भ्रांतियां हैं। एक भ्रांति है कि हम लोग वीआईपी कराते हैं, वीआईपी। हाँ ठीक है, आज मंदिर में कोई भी व्यक्ति जाता है, कोई भी बाहर का आदमी जाता है, सबसे पहले खोजता है, पहले तो वो सड़क पे खोजेगा कि कोई मेरे को मार्गदर्शक मिल जाए, कोई तीर्थ प्रोजेक्ट मिल जाए, मुझे वीआईपी दर्शन कराए। उसकी वीआईपी बनने की मंशा तो सड़क से चालू होती है। फिर वो अंदर आ जाता है, फिर वो लगता है तो कोई गोस्वामी मिल जाए तो वीआईपी दर्शन करा दे। और हम भी वहां पर ये तो भी 100 रुपया पर व्यक्ति है वीआईपी। हम क्या करते हैं, उससे 500 रुपए लेते हैं और उसके 11 आदमी अंदर कर देते हैं। दोष हमारा है, मैं स्वीकार करता हूं, सार्वजनिक रूप से स्वीकार करता हूं। हम अपना नुकसान नहीं करते हैं और बदनामी बनाते हैं, पर हमको बेईमान कौन बना रहा है? ये आने वाले आगुन को। मैं तो सरकार से कहता हूं, मेरे व्हाट्सएप को हैक कर दो। यहाँ आने वाले यात्री, मंदिर में आने वाले यात्री, जिसमें महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं, उन्होंने मुझसे क्या संवाद किए हैं मैं विज्ञान नहीं कर सकता हूं। पता लग जाएगा कि ये लोग कौन है, कौन है ये लोग। आप लोग इस बात को नहीं कह रहे हैं, पर आप लोग सब जानते हैं। दिल्ली से आने वाले या कहीं और से, परसों मैं निगम जा रहा था उसके लिए दाल बाटी खाने के लिए, तो मैंने वो बोला, अरे मैं नहीं जाऊंगा। मैंने कहा भाई 50 रुपया तुम मेरे से दूंगा, हाँ तो चलूंगा। मैं बैठ गया। रास्ते में 2 बच्चे मेरठ से आए हुए थे, यंग बीए फर्स्ट ईयर में पढ़ते थे, बस्ता दोनों के हाथ में लगे हुए थे और वो आगे तो निर्भर चलो नहीं हम तो जमना ही आए। बोलो बेटा आप कहाँ किसी के आए? हम बाके वैली के लिए आए। मैंने ऐसा बाके वैली का जो बाप जिसने प्रकट किया उसको देखो ना निर्भर में। वो बैठ गए। मैंने कहा आप यहाँ क्यों आए हैं?
तेरी गर्लफ्रेंड है? बोला हाँ। भैया क्या हुआ? मैं ये बता रहा हूँ, वृंदावन में जिनके लिए इतना हमारी जो मकाने तोड़े जा रहे हैं, हकीकत बता रहा हूँ। आदरणीय दिनेश भाई साहब जो बिहारी जी के सेवायत अंग सेवक हैं और शायद मैं समझती हूँ वरिष्ठतम गोस्वामियों में से आते हैं। आपने पूर्व में जयपुर में सेवाएं दी और अभी आप वृंदावन में लगातार रिटायरमेंट के बाद सेवाओं में लगे हुए हैं बिहारी। मेरा आपसे बड़ा हृदय से कष्ट मेरे को होता है जब मैं देखती हूँ। मेरा आपसे सार्वजनिक मंच से, क्योंकि आपने बहुत सी बातें ऐसी कमियां स्वीकार की हैं गोस्वामी समाज की, तो जो मेरे हृदय को पीड़ा देती हैं वो कुछ बातें, 2-3 बातें मैं आपके सामने रखती हूँ और इस सार्वजनिक मंच से आप मुझे ये एश्योर करेंगे कि उन पर बदलाव होगा और वो चीजें खत्म होंगी। क्योंकि आपने देखा कि पहले सन 77-80 तक बिहारी जी में भोग भंडार से अमनिया जाता था, भोग लगता था, जिसमें बहुत पवित्रता और शुद्धता रहती थी। परंतु अब बाजार से पट्टे के डिब्बों में और जिस तरीके से हमारे भक्त लोग हाथों को बिना धोए लस्सी का कुल्हड़ पी के लस्सी का कुल्हड़ फेंका और उन्हीं हाथों से प्रसाद लिया और बिहारी जी के मंदिर में चढ़ाने के लिए ले जाते हैं, तो उसे देख के बड़ा कष्ट होता है। तो आपको इस पर चाहे बाहर से प्रसाद आए परंतु पवित्रता और शुद्धता का कैसे ध्यान रखा जाए। दूसरे, हमेशा से बिहारी जी का पर्दा एक निश्चित समय के लिए लगता था और बंद होता था, परंतु अब मनमानी के कारण जितनी देर पर्दा खुला रह सकता है उतनी देर पर्दा बंद भी रह सकता है। टाइम भले अदालत ने कुछ भी दे दिया हो परंतु टाइम भी आगे पीछे होता रहता है। ऐसा क्यों होता है? हम लोगों को बहुत कष्ट होता है। तीसरी बात, बिहारी जी में फोटोग्राफी बिल्कुल वर्जित है, परंतु मुझे बड़े दुख और शर्म के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे बिहारी जी के गोस्वामी बोलते हैं कुछ बंधु यूट्यूब पर बिहारी जी को लाइव दर्शन कराते हैं, आरती दिखाते हैं, फोटो खींच के भेजते हैं, तो ये बिहारी जी की मर्यादा खत्म हो रही है। बिहारी जी की जो परंपराएं वो टूट रही है। बस इतना ही कहना चाहूंगी और आपसे निवेदन करूंगी क्योंकि आप वरिष्ठ हैं, इन मान्यताओं को पुनर्जीवित करें जो बिहारी जी में मान्यताएं खत्म हो गई है। धन्यवाद। बोलिए बाकी बिहारी लाल की जय। आप ये अच्छी तरह जानते हैं कि आप जो मेरे से प्रश्न करेंगे मैं ईमानदारी से देता हूँ। सोशल मीडिया पर मैं लोग जुड़े हुए हैं, इन सबके प्रश्नों के जवाब मैंने दिए हैं। आज मैं वो सार्वजनिक मंच पर भी देता हूँ। भोग भंडार क्यों बंद हुआ? ऐसा है, कि हम इस चर्चा को आगे अभी मेरे ऑफिस में बैठकर बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर छात्राओं की जो है और कार्यक्रम की समय सीमा भी समाप्त हो रही है। हमारी छात्राओं ने बहुत देर तक ये वाली वार्ता सुनी है और बहुत सारे हमारे अतिथिगण भी हैं जिनकी भावनाएं इस कॉरिडोर से जुड़ी हुई हैं। आप लोगों ने सभी ने अपना इतना अमूल्य समय हम लोगों को दिया। एक बार मैं फिर से आप लोगों से कहना चाहूंगी कि इस परिचर्चा का उद्देश्य हमारे छात्राओं को इस